एक, राज्य व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी और गवर्नेंस। 1.1 जातिगत जनगणना, कैस्ट सेंसस। सुर्खियों में क्यों? केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना में बताया गया है कि लद्दाख जैसे हिमाच्छादित क्षेत्रों में जनगणना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से की जाएगी, जबकि देश के अन्य सभी भागों में जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार की जनगणना में जातिगत जनगणना को भी शामिल किया गया है। अन्य संबंधित तथ्य। स्वतंत्रता के बाद पहली जातिगत जनगणना। स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार होगा जब जातिगत डेटा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा को आधिकारिक रूप से दशकीय जनगणना के अंतर्गत एकत्र किया जाएगा। राज्य स्तरीय जातिगत सर्वेक्षणों में विसंगतियां मिलना। हाल के वर्षों में बिहार, कर्नाटक जैसे कई राज्यों ने अपने स्तर पर जातिगत सर्वेक्षण करवाए हैं, लेकिन इन सर्वेक्षणों के बारे में अक्सर यह कहा गया कि इनमें एकरूपता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता की कमी है। इसी कारण इन सर्वेक्षणों की विश्वसनीयता और उन्हें जनगणना के बराबर मानने को लेकर संदेह पैदा होता है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि जातिगत सर्वेक्षण और जातिगत जनगणना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जनगणना के लिए भारत के संविधान में प्रावधान किए गए हैं, जबकि सर्वेक्षण के लिए ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। डिजिटल माध्यम से जनगणना। 16वीं जनगणना में डेटा को दोनों रूपों में रिकॉर्ड किया जाएगा, कागज पर भी और डिजिटल रूप में भी। डिजिटल रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। भारत में जनगणना। परिचय। भारत में जनगणना हर 10 वर्ष दशक में आयोजित की जाती है। जनगणना के माध्यम से एक निश्चित अवधि में देश के सभी व्यक्तियों से संबंधित व्यापक जनसांख्यिकीय, डेमोग्राफिक, सामाजिक और आर्थिक डेटा प्राप्त किया जाता है। भारत में जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी और उसके बाद से हर 10 वर्ष पर नियमित रूप से जनगणना कराई जाती रही है। हालांकि 2021 में होने वाली जनगणना को कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। संवैधानिक और कानूनी प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ सूची का विषय है। यह 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची की प्रविष्टि 69 में शामिल है। कानूनी प्रावधान। जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियमावली 1990 में जनगणना के आयोजन के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। इनमें जनगणना अधिकारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का भी उल्लेख किया गया है। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त RG&CC को जनगणना प्रपत्र सेंसस प्रोफार्मा डिजाइन करने का अधिकार होता है। उन्हें यह अधिकार भी है कि वे इसमें जाति से संबंधित प्रश्नों को शामिल कर सकें। इसके लिए जनगणना अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती। भारत में जाति जनगणना का इतिहास। 1. स्वतंत्रता से पहले भारत में 1881 से 1941 के बीच आयोजित प्रत्येक जनगणना में जातियों की गणना की जाती थी। 2. 1941 की जनगणना के आंकड़े द्वितीय विश्व युद्ध के कारण संगणित नहीं किए गए, इसलिए 1931 की जनगणना को जाति से संबंधित जानकारी के लिए अंतिम आधिकारिक आंकड़े माना जाता है। 3. स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में आयोजित की गई थी। इसमें अनुसूचित जातियों SCS और अनुसूचित जनजातियों STS को छोड़कर सामान्य जातिगत जनगणना को बंद कर दिया गया था। 4. 1961 में केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी कि यदि वे अपनी राज्य विशिष्ट अन्य पिछड़ा वर्ग OBCS की राज्य विधेयक सूची तैयार करना चाहते हैं तो वे राज्य स्तर पर सर्वेक्षण कर सकते हैं। 5. 2011 की जनगणना के साथ साथ अलग से सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC भी कराई गई थी, लेकिन इसके आंकड़े अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। जातिगत जनगणना की आवश्यकता क्यों? संवैधानिक प्रावधान का पालन करने के लिए। संविधान के अनुच्छेद 340 में यह प्रावधान किया गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का गठन किया जा सकता है। इसका उद्देश्य ये समझना होता है कि समाज में कौन कौन से वर्ग वास्तव में पिछड़े हैं और उन्हें किस प्रकार की सहायता या नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है। नीति निर्माण के लिए सटीक जातिगत डेटा वास्तव में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके माध्यम से सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही और लक्षित समूहों तक पहुंचा सकती है और संसाधनों का न्याय संगत तरीके से वितरण कर सकती है। इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग OBC समूहों का ये तर्क है कि उनकी जनसंख्या और पिछड़ेपन से जुड़ा अद्यतन डेटा उपलब्ध नहीं होने के कारण राष्ट्रीय संस्थानों में उनके दावों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सकारात्मक उपाय अफर्मेटिव एक्शन। जातिगत डेटा ये पहचानने में मदद कर सकता है कि कौन कौन से समूह सामाजिक रूप से वंचित हैं,
ताकि उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में आरक्षण जैसी सुविधाएं दी जा सकें। इसके साथ ही इस डेटा की मदद से सरकार अपनी नीतियों को अधिक प्रभावी तरीके से लागू कर सकती है और आवश्यकता के अनुसार समय समय पर उनमें बदलाव भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग निर्णयों में पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने के लिए जाति को एक प्रासंगिक मानदंड, एकमात्र मानदंड या मुख्य मानदंड माना है और आरक्षण नीतियों को जारी रखने के लिए जातिवार विस्तृत डेटा की आवश्यकता पर जोर दिया है। भारत में कई समुदाय जैसे महाराष्ट्र के मराठा और हरियाणा के जाट आदि ने ओबीसी आरक्षण की मांग की है। ऐसी मांगों को सही ढंग से समझने और उनके आधार का आकलन करने के लिए तथ्यों और गहराई से अध्ययन की आवश्यकता होती है, जिसमें जातिगत डेटा उपयोगी हो सकता है। उपवर्गीकरण। जातिगत जनगणना से प्राप्त डेटा के आधार पर ओबीसी और अन्य समूहों के उपवर्गीकरण में सहायता मिल सकती है। इससे लाभों के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित किया जा सकता है और ओबीसी समूह की विभिन्न जातियों के बीच मौजूद व्यापक असमानताओं को कम करने में मदद मिल सकती है। ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए 2017 में गठित न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, लेकिन इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना। पिछले कुछ वर्षों या महीनों में कई राज्यों ने जातिगत सर्वेक्षण से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं, जिनमें कई प्रकार की विसंगतियां देखने को मिली हैं। ऐसी स्थिति में डेटा आधारित सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सभी जातियों की पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ गणना पर आधारित एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना आवश्यक माना जाता है। जातिगत जनगणना से जुड़ी चिंताएं। सटीक डेटा और रिपोर्टिंग की समस्या। जनगणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति की जानकारी स्वयं सरकारी अधिकारियों को देता है। यदि अधिकारियों को इस प्रकार के डेटा संग्रह के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला हो तो गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है और गलत जानकारी दर्ज होने का खतरा भी बना रहता है। उदाहरण: 2011 की सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना एसईसीसी में दोहरी प्रविष्टियां डुप्लीकेट एंट्रीज, दोहराव और वर्तनी की अशुद्धियों के कारण कई जातियों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर दर्ज हो गई थी। इसके कारण यह डेटा अक्सर अनुपयोगी हो गया। वर्गीकरण से जुड़ी समस्याएं। केंद्र और राज्यों द्वारा जारी जाति सूचियों में अंतर होने के कारण कई बार विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, हरियाणा में जाटों को ओबीसी में शामिल नहीं किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में जाट ओबीसी सूची में शामिल हैं। राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला। जातिगत जनगणना से कुछ जातियों को विशेष पहचान मिल सकती है। इसके कारण वे अपनी जाति के लिए आरक्षित श्रेणी की मांग कर सकती हैं, या यदि वे पहले से ही किसी आरक्षण श्रेणी में हैं तो उसे किसी अन्य आरक्षित श्रेणी में शामिल करने की मांग कर सकती हैं। इससे राजनीतिक तनाव और आंदोलन भी पैदा हो सकते हैं। उदाहरण: राजस्थान में गुर्जर आंदोलन के दौरान सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर गुर्जर समुदाय ने स्वयं को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने की मांग की थी। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी पहचान की राजनीति को बढ़ावा। जातिगत डेटा समाज में जाति आधारित राजनीतिक लामबंदी को बढ़ा सकता है, जिससे सामाजिक विभाजन और गहरा हो सकता है। निजता से जुड़ी चिंताएं। डिजिटल माध्यम से जातिगत जानकारी एकत्र करना वास्तव में डेटा सुरक्षा और निजता से जुड़ी गंभीर चिंताओं को जन्म देता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां डिजिटल साक्षरता कम होती है। आगे की राह। परामर्श प्रक्रिया। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय को शिक्षा जगत के विशेषज्ञों, जातीय समूहों, राजनीतिक संगठनों और आम जनता से परामर्श करना चाहिए। इसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि जातिगत गणना करने के सही तरीकों को तैयार किया जा सके। जाति निर्देशिका। आगामी जनगणना में एक विस्तृत राष्ट्रीय जाति निर्देशिका बनाई जानी चाहिए। इस निर्देशिका का उद्देश्य ये होगा कि अलग अलग राज्यों में मौजूद जातीय समूहों का सही वर्गीकरण किया जा सके और उनके नामों के लिए एक समान मानक तय किए जा सकें। सरकार को प्रत्येक राज्य के लिए विशिष्ट जातियों की एक ड्राफ्ट सूची तैयार करने के लिए समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों जैसे विशेषज्ञों का एक पैनल बनाना चाहिए। इसके बाद इस सूची को ऑनलाइन प्रकाशित किया जाना चाहिए ताकि जनता से सुझाव और टिप्पणियां प्राप्त की जा सकें। जब इस सूची को अंतिम रूप दे दिया जाए तब जनगणना में केवल उसी सूची में शामिल लोगों को ही गिना जाना चाहिए। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। जातिगत डेटा एकत्र करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जातिगत गणना में दोहराव और वर्तनी से जुड़ी गलतियों को कम किया जा सके। गलतियों को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जा सकता है। उद्धरण: जो मापा जाता है वही प्रबंधित किया जाता है। पीटर ड्रकर। 1.2 गैर सरकारी विधेयक प्राइवेट मेंबर बिल।
सुर्खियों में क्यों? पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार हाल के वर्षों में संसद के दोनों सदनों में गैर सरकारी विधेयकों को मिलने वाले समय में कमी आई है। गैर सरकारी विधेयक क्या होता है? परिचय। संसद के वे सदस्य, निर्वाचित या मनोनीत, जो मंत्री नहीं होते, उन्हें गैर सरकारी या प्राइवेट मेंबर कहा जाता है। इन सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक को गैर सरकारी विधेयक, प्राइवेट मेंबर बिल -PMB कहा जाता है। ऐसे विधेयक का मसौदा तैयार करना उसी सदस्य की जिम्मेदारी होती है जो इसे संसद में प्रस्तुत करता है। प्रक्रिया। गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत करने के लिए 1 महीने पहले इसकी सूचना देनी होती है। गैर सरकारी विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। यदि विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति मिल जाती है तो लोकसभा में प्रत्येक शुक्रवार को कार्यवाही के अंतिम 2.5 घंटे गैर सरकारी विधेयकों पर विचार और चर्चा के लिए निर्धारित होते हैं। राज्यसभा में ऐसे विधेयकों पर विचार और चर्चा के लिए प्रत्येक वैकल्पिक शुक्रवार, एक शुक्रवार के अंतराल पर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक 2.5 घंटे का समय निर्धारित होता है। भारत में पारित किया गया पहला गैर सरकारी विधेयक मुस्लिम वक्फ विधेयक 1952 था। इस विधेयक को सैयद मोहम्मद अहमद कासमी ने संसद में प्रस्तुत किया था। गैर सरकारी विधेयकों का क्या महत्व है? नीतिगत नवाचार। ये विधेयक सांसदों को नई नीतिगत पहल रखने का अवसर देते हैं। साथ ही वे ऐसे मुद्दों को संसद में उठा सकते हैं जिन्हें सरकार ने अभी तक नज़रअंदाज किया हो या प्राथमिकता न दी हो। उदाहरण, राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक 2019 एक गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक में ये प्रावधान था कि कर्मचारियों को उनके निर्धारित कार्य घंटे के बाद कार्यालय के काम के लिए उनसे संपर्क न किए जाने का कानूनी अधिकार मिले। सुधार की संभावना। गैर सरकारी विधेयक पुराने कानूनों में सुधार करने या नए मुद्दों पर नई बहस को प्रेरित करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिकार विधेयक 2014 एक गैर सरकारी सदस्य द्वारा पहली बार प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019 पेश किया। पार्टी लाइन से स्वतंत्र अभिव्यक्ति। ये विधेयक सांसदों को 10वीं अनुसूची के प्रावधानों से परे जाकर तथा पार्टी अनुशासन से स्वतंत्र होकर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी और विमर्श को बढ़ावा मिलता है। निगरानी और संतुलन। ये विधेयक सरकार की नीतियों का विकल्प प्रस्तुत करते हैं और सांसदों को सरकार की जवाबदेही तय करने का एक प्रभावी माध्यम प्रदान करते हैं। गैर सरकारी विधेयकों की संख्या कम क्यों होती जा रही है? व्यवधान। संसद की बैठक बार बार स्थगित होने और सामान्यतः सत्रों में हंगामा होने की वजह से इन विधेयकों पर चर्चा का समय नहीं मिल पाता। उदाहरण के लिए, 17वीं लोकसभा के कार्यकाल 2019-24 के दौरान लोकसभा में 729 और राज्यसभा में 705 गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए गए, लेकिन इनमें से केवल 2 विधेयक लोकसभा में और 14 विधेयक राज्यसभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत किए गए। प्रक्रिया संबंधी समस्याएं। गैर सरकारी विधेयकों के लिए आवंटित समय बहुत कम होता है, सप्ताह में केवल 2-3 घंटे। इसी कारण कई बार इन विधेयकों पर चर्चा शुरू होने में वर्षों लग जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के पास यह विवेकाधिकार होता है कि वे विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दें या न दें। कभी कभी ये निर्णय राजनीतिक विचारों से भी प्रभावित हो सकता है। संसाधनों की कमी। गैर सरकारी सदस्यों के पास अनुसंधान सहायता, विधेयक का मसौदा तैयार करने की विशेषज्ञता या संस्थाओं से पर्याप्त समर्थन नहीं होता, जबकि ऐसी सुविधाएं सरकारी विधेयकों को उपलब्ध होती हैं। पारित होने की कम संभावना से जुड़ी धारणा। अब तक बहुत कम गैर सरकारी विधेयक ही कानून बन पाए हैं। इस कारण कई सांसद ऐसे विधेयक प्रस्तुत करने के लिए अधिक प्रयास नहीं करते। उदाहरण के लिए, अब तक केवल 14 गैर सरकारी विधेयक ही कानून बन सके हैं और अंतिम बार ऐसा विधेयक 1970 में पारित हुआ था। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। कई गैर सरकारी सांसदों ने बताया है कि सरकार अपने विधायी एजेंडे को प्राथमिकता देती है और गैर सरकारी विधेयकों की उपेक्षा करती है। आगे की राह। प्रक्रियाओं को सरल बनाना। गैर सरकारी विधेयकों पर चर्चा के लिए निश्चित और व्यवधान रहित समय निर्धारित किया जाना चाहिए। ऐसे विधेयकों से जुड़ी संसदीय कार्यवाही को डिजिटल रूप से ट्रैक भी किया जाना चाहिए। प्रक्रिया नियमों में संशोधन करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि गैर सरकारी विधेयकों के लिए निर्धारित समय के दौरान किसी अन्य विषय पर चर्चा न की जाए। अनुसंधान सहायता। सांसदों को प्रभावी तरीके से गैर सरकारी विधेयक तैयार करने में सहायता देने के लिए एक अलग अनुसंधान संस्था स्थापित की जा सकती है। उदाहरण के रूप में यूनाइटेड किंगडम की पब्लिक बिल कमेटी जैसी व्यवस्था बनाई जा सकती है। संस्थागत सहायता।
संसद एक समीक्षा समिति का गठन कर सकती है जो गैर सरकारी विधेयकों की गुणवत्ता, प्रासंगिकता और संवैधानिकता की जांच करे और उन पर चर्चा को प्राथमिकता दे। उदाहरण, यूनाइटेड किंगडम के 10 मिनट रूल मॉडल को भी अपनाया जा सकता है। इस मॉडल में सांसद एक संक्षिप्त भाषण के साथ लघु विधेयक प्रस्तुत करते हैं जो आगे चलकर नए विधेयक के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। 1.3 संक्षिप्त सुर्खियां, न्यूज इन शॉर्ट्स। 1.3.1 समावेशी डिजिटल पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट। इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेस पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में अमर जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ई गवर्नेंस और कल्याणकारी वितरण प्रणालियों तक समावेशी एवं सार्वभौमिक डिजिटल पहुंच जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 का एक हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जुड़े मुख्य बिंदु: डिजिटल नो योर कस्टमर KYC मानकों को संशोधित करने का निर्देश दिया गया। यह सुनिश्चित करना होगा कि AIS अटैक के कारण चेहरे की विकृति वाले व्यक्ति और दृष्टिहीन व्यक्ति बैंकिंग एवं ई गवर्नेंस सेवाओं के लाभ से वंचित न हों। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत न्यायालय ने KYC प्रक्रिया को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने हेतु 20 निर्देशों का एक सेट जारी किया। मौलिक समानता के सिद्धांत को लागू करना। डिजिटल परिवर्तन समावेशी और न्यायसंगत दोनों होना चाहिए। अनुच्छेद 21 का हिस्सा डिजिटल पहुंच का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है। राज्य का दायित्व। संविधान के अनुच्छेद 21, 14, 15 और 38 के तहत राज्य सभी कमजोर एवं हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए डिजिटल अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 21 सम्मानजनक जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 भेदभाव के खिलाफ अधिकार। अनुच्छेद 38 राज्य को सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का निर्देश। इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के अन्य निर्णय। 1. फहाद मैथ्यू जॉर्ज बनाम भारत संघ 2017 सर्च इंजनों को आपत्तिजनक लिंग निर्धारण से संबंधित विज्ञापनों की निगरानी करने तथा उनकी सामग्री हटाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सूचना तक पहुंच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए। 2. अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020 कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19 1A वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19 1G व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता के तहत इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को मान्यता दी गई। समावेशी डिजिटल पहुंच का महत्व। समावेशी डिजिटल पहुंच से सरकारी योजनाओं तक पहुंच बढ़ती है, ग्रामीण शहरी विभाजन कम होता है, ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म और डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक पहुंच मिलती है, विकास प्रक्रिया में हाशिए पर रहने वाले लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। भारत में डिजिटल समावेशन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए। 1.3.2 मध्यस्थम के निर्णयों में संशोधन करने की न्यायालय की शक्तियां। पावर ऑफ कोर्ट्स टू मॉडिफाई आर्बिट्रल अवॉर्ड्स। सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री बालासरम बनाम IBGC नोवोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड मामले में निर्णय दिया कि न्यायालय के पास आर्बिट्रेशन मध्यस्थम या मध्यस्थम के निर्णयों में संशोधन करने की सीमित शक्तियां होती हैं। शीर्ष न्यायालय के अनुसार मध्यस्थम द्वारा दिए गए निर्णयों को मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 या 37 के तहत संशोधित किया जा सकता है। हालांकि यह संशोधन केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। वे परिस्थितियां जिनमें संशोधन किया जा सकता है जब निर्णय के कुछ हिस्सों में से अवैध हिस्सों को हटाकर लाभ किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऑफ सेवरेबिलिटी सिद्धांत का उल्लेख किया। इसका अर्थ यह है कि बड़ी शक्ति में कम शक्ति निहित होती है। न्यायिक शब्दावली में इसका आशय है कि किसी आर्बिट्रेशन या मध्यस्थम के निर्णय को रद्द करने की शक्ति में आंशिक रूप से रद्द करने की शक्ति भी शामिल होती है। कोई लिपिकीय, गणना संबंधी या टंकण संबंधी त्रुटि को सही करने के लिए। कुछ मामलों में निर्णय के पश्चात देय ब्याज में संशोधन करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके भी निर्णयों को संशोधित कर सकता है। हालांकि ऐसे संशोधन मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के मूल सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति दी गई है। भारत में मध्यस्थम व्यवस्था, आर्बिट्रेशन इन इंडिया। आशय: यह विवाद के समाधान का एक वैकल्पिक उपाय है।
इसके अंतर्गत 2 अन्य उपाय भी शामिल होते हैं: सुलह कंसिलिएशन और मध्यस्थता मीडिएशन। इस व्यवस्था में अदालतों के बाहर विवाद के पक्षकार आपसी सहमति के आधार पर विवाद सुलझाने की निजी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। महत्व: इसमें निर्णय कम प्रतिकूल होते हैं। यह विवाद समाधान की लचीली और त्वरित प्रक्रिया है। कानूनी ढांचा: भारत में मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के तहत इस प्रकार से विवादों का समाधान किया जाता है। यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग UNCITRAL के मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन 1985 के अनुसार बनाया गया है। अधिनियम की धारा 34(1) के अनुसार मध्यस्थम के निर्णय को रद्द करने के लिए केवल अदालत का ही सहारा लिया जा सकता है। अधिनियम की धारा 37 में यह बताया गया है कि किन आदेशों के खिलाफ अदालत में अपील की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रभाव: सकारात्मक: वाणिज्यिक विवादों में भी अनुच्छेद 142 की शक्ति का प्रयोग करना लचीलापन को रेखांकित करता है। शुरुआत से दोबारा आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया आरंभ करने से बचाता है। इससे लागत और देरी दोनों को कम करने में मदद मिलेगी। नकारात्मक: आर्बिट्रेशन मामलों में न्यायालयों को अधिक शक्ति मिलने से व्यवसाय जगत के पक्षकार कोर्ट आधारित अपीलों को प्राथमिकता दे सकते हैं। इससे 1996 के अधिनियम के तहत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन के बीच जो अंतर नहीं किया गया है उस संतुलन पर प्रभाव पड़ सकता है। 1.3.3 रोहिंग्या तथा शरणार्थियों व निर्वासन से संबंधित प्रावधान। रोहिंग्यस एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू रेफ्यूजीज एंड डिपोर्टेशन। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन और जीवन यापन की स्थितियों से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR कार्ड के आधार पर राहत का दावा नहीं किया जा सकता। UNHCR शरणार्थियों, जबरन विस्थापित समुदायों और राज्य विहीन लोगों की रक्षा करने वाला एक वैश्विक संगठन है। गौरतलब है कि भारत ने शरणार्थी कन्वेंशन 1951 और इसके प्रोटोकॉल 1967 पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। शरणार्थियों और निर्वासन से संबंधित भारत के वैधानिक प्रावधान। भारत में शरणार्थियों से संबंधित मुद्दे से निपटने के लिए कोई अलग कानून नहीं है। इसलिए शरणार्थियों के दावों से जुड़े पहलुओं को अलग अलग मामलों के आधार पर तय किया जाता है। इसमें द्विपक्षीय नीति को ध्यान में रखा जाता है। भारत में शरणार्थी विदेशी एलियन और विदेशी नागरिक फॉरेनर्स की परिभाषा में आते हैं। विदेशी विषयक अधिनियम 1946। इस अधिनियम की धारा 3 केंद्र सरकार को देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेने और निर्वासित करने की शक्ति प्रदान करती है। पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920। केंद्र सरकार किसी भी ऐसे विदेशी नागरिक को भारत से बाहर निकाल सकती है जो बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में प्रवेश करता है। संविधान के अनुच्छेद 258(1) और 239(1) के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी उपयुक्त अधिकार सौंपे गए हैं। अन्य प्रावधान। भारत गैर निवर्तन यानी नॉन रिफूलमेंट के सिद्धांत 1966 के सिद्धांत के तहत विचार करता है। यह सिद्धांत नागरिकों को ऐसी परिस्थितियों में उनके देश वापस भेजने से रोकता है जहां यह संभावना हो कि उन्हें किसी प्रकार के खतरे का सामना करना पड़े। मोहम्मद सलीमुल्लाह व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य 2021 मामले में कहा गया निवास का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत है, लेकिन यह अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। 1.3.4 पैदल यात्रियों के अधिकार। राइट्स ऑफ पेडेस्ट्रियंस। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में पैदल यात्रियों के संवैधानिक अधिकारों को मान्यता दी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना किसी अवरोध और दिव्यांगजन अनुकूल फुटपाथ के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी प्रदान की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। सभी सार्वजनिक सड़कों पर फुटपाथ होने चाहिए और वे दिव्यांगजनों के लिए सुलभ एवं उपयोग योग्य होने चाहिए। फुटपाथ से अतिक्रमण हटाना अनिवार्य किया गया। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसी नीतियां तैयार करें जो फुटपाथों की उपलब्धता और रखरखाव सुनिश्चित करें। 1.3.5 सिक्किम को राज्य का दर्जा मिलने की 50वीं वर्षगांठ। 50th एनिवर्सरी ऑफ सिक्किम स्टेटहुड। हाल ही में सिक्किम ने राज्य का दर्जा मिलने की 50वीं वर्षगांठ मनाई। सिक्किम राज्य की स्थापना के बारे में। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत भारत संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था।
सिक्किम को राज्य का दर्जा मिलने की प्रक्रिया से जुड़े अतिरिक्त तथ्य। इससे पहले 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को संविधान के अनुच्छेद 2A के अंतर्गत भारत के संबद्ध राज्य एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था। बाद में 36वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 2A को निरस्त कर दिया गया था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। अनुच्छेद 371F को संविधान में शामिल किया गया। इस अनुच्छेद में सिक्किम के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। 2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशंस। 2.1 भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट -FTA। सुर्खियों में क्यों? भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके ने 3 वर्षों की औपचारिक वार्ता के बाद मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर की घोषणा की। अन्य संबंधित तथ्य। कानूनी दस्तावेज को अंतिम रूप दिए जाने के बाद भारत यूके FTA को लागू किया जाएगा। इस समझौते में डिजिटल व्यापार पर्यावरण जैसे 27 अध्याय शामिल होंगे। दोनों देशों ने पारस्परिक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC पर वार्ता करने के लिए भी सहमति व्यक्त की है। DCC एक प्रकार का सामाजिक सुरक्षा समझौता है। यह सुनिश्चित करेगा कि दोनों देशों में आवागमन करने वाले कर्मचारी और उनके नियोक्ता एक समय में केवल एक ही देश में सामाजिक सुरक्षा अंशदान का भुगतान करें। इससे दोहरी देनदारी से बचाव होगा और व्यापारिक गतिविधियां अधिक सरल और सुविधाजनक बनेंगी। जो कर्मचारी एक देश से दूसरे देश में अपनी कंपनी के लिए अस्थायी रूप से अर्थात 3 साल तक काम करने जाते हैं, वे भी इस समझौते DCC के अंतर्गत शामिल होंगे। ऐसे कर्मचारी और उनके नियोक्ता केवल अपने मूल देश में ही सामाजिक सुरक्षा टैक्स देंगे, उन्हें दूसरे देश में अलग से सामाजिक सुरक्षा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह व्यवस्था किसी कर्मचारी के उस देश से लाभ पाने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी जहां वो सामाजिक सुरक्षा टैक्स का भुगतान करता है। साथ ही यूके इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज IHS का भुगतान करना अभी भी अनिवार्य रहेगा। डेटा बैंक भारत यूनाइटेड किंगडम व्यापार संबंध। दोनों देशों के बीच सालाना लगभग 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है। अनुमान है कि 2030 तक यह व्यापार दोगुना हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम भारत का 16वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। भारत यूके FTA की मुख्य विशेषताएं। शून्य शुल्क बाजार पहुंच। लगभग 99% भारतीय निर्यात पर यूके के बाजार में कोई शुल्क ड्यूटी नहीं लगेगा, जो व्यापार मूल्य का लगभग 100% कवर करेगा। दूसरी ओर भारत देश में बेचे जाने वाले 90% ब्रिटिश उत्पादों पर शुल्क में कटौती करेगा। एक दशक के भीतर भारत में बेचे जाने वाले 85% ब्रिटिश उत्पाद टैरिफ मुक्त हो जाएंगे। भारतीय पेशेवरों के लिए आवागमन को आसान बनाता है। इसमें शामिल हैं कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सेवा प्रदाता, व्यवसाय के काम से आने जाने वाले लोग, निवेशक, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, कंपनियों के भीतर स्थानांतरित कर्मचारी, उनके जीवन साथी और आश्रित बच्चे, और स्वतंत्र पेशेवर जैसे योग प्रशिक्षक आदि शामिल हैं। सेवाओं के क्षेत्र में यूके की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता। इस समझौते के तहत यूके ने भारतीय सेवा प्रदाताओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी IT और IT सक्षम सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, पेशेवर सेवाओं, अन्य व्यावसायिक सेवाओं और शैक्षिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में व्यापक और ऐतिहासिक बाजार पहुंच प्रदान की है। यूके की कंपनियों को खरीद प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति। अब यूके की कंपनियां भारत में केंद्र सरकार और सरकारी कंपनियों को जरूरी वस्तुओं, सेवाओं एवं निर्माण कार्यों की आपूर्ति से जुड़ी सरकारी खरीद प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बोली लगा सकेंगी। मुक्त व्यापार समझौते FTA के बारे में। FTAs ऐसे समझौते होते हैं जो 2 या 2 से अधिक देशों या व्यापारिक समूहों के बीच किए जाते हैं। इनमें यह तय किया जाता है कि आपसी व्यापार पर लगने वाले सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी एवं अन्य गैर शुल्क व्यापारिक बाधाओं को कम या खत्म किया जाएगा, ताकि बड़े पैमाने पर आसानी से व्यापार किया जा सके। यह समझौता वस्तुओं जैसे कृषि एवं उद्योग से जुड़े उत्पाद और सेवाओं जैसे बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग आदि के व्यापार को आसान बनाता है। इसके अलावा बौद्धिक संपदा IPR जैसे मुद्दों को भी इसमें शामिल किया जाता है। अर्ली हार्वेस्ट स्कीम FTAs और अन्य व्यापार समझौतों की पूर्ववर्ती योजना होती है। अर्ली हार्वेस्ट स्कीम वास्तव में व्यापार करने वाले 2 भागीदार देशों के बीच FTA से पहले किया जाने वाला एक समझौता है। FTAs विश्व व्यापार संगठन ऑफ WTO के मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN सिद्धांत के अपवाद के रूप में कार्य करते हैं। स्थिति। SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार
भारत ने अपने निर्यातोन्मुखी घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया जैसे अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ पिछले 5 वर्षों में 13 एफटीएस पर हस्ताक्षर किए हैं। व्यापार समझौतों का अनुक्रम 1. अधिमान्य व्यापार समझौता पीटीए, आपस में सहमति से कुछ वस्तुओं पर टैरिफ शुल्क कम किया जाता है। 2. मुक्त व्यापार समझौता एफटीए, अधिकतर वस्तुओं पर टैरिफ कम कर दिया जाता है। 3. व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता सीईसीए बाई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीपी, इनमें केवल वस्तुओं और सेवाओं से आगे बढ़कर निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रतिस्पर्धा नीति, व्यापार विवाद निपटान और अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग शामिल होता है। 4. कस्टम यूनियन समझौते में शामिल देशों के बीच शून्य शुल्क होता है और तीसरे देशों पर समान टैरिफ लगाया जाता है। 5. कॉमन मार्केट श्रम और पूंजी का मुक्त आवागमन तथा समान तकनीकी मानक लागू होते हैं। 6. आर्थिक संघ इकोनॉमिक यूनियन, ये आर्थिक एकीकरण का चरम स्तर है। इसमें समान आर्थिक नीतियां, संस्थाएं आदि बनाई जाती हैं। एफटीएएस को लेकर भारत का अनुभव। व्यापार असंतुलन में वृद्धि। 2017 और 2022 के बीच भारत के एफटीए भागीदारों के साथ निर्यात में 31% की वृद्धि हुई, जबकि आयात में 82% की वृद्धि हुई। पूरी क्षमता का उपयोग न कर पाना। भारत द्वारा एफटीए का उपयोग अपेक्षाकृत कम है और यह लगभग 25% के आसपास है, जबकि विकसित देशों में यह दर 70-80% तक होती है। गैर शुल्क बाधाएं। ग्लोबल ट्रेड अलर्ट डेटाबेस से पता चलता है कि 2020 और 2024 के बीच वैश्विक स्तर पर व्यापार एवं निवेश से संबंधित 26,000 से अधिक नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। असमान प्रतिस्पर्धा। उदाहरण के लिए दक्षिण कोरिया और आसियान के विनिर्माण क्षेत्र ने इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है। अन्य प्रमाणन आवश्यकताएं और मूल देश में उत्पादन के नियम, रूल्स ऑफ ऑरिजिन से जुड़ी जटिलताएं भी मौजूद हैं। नोट: व्यापार समझौते का मूल्यांकन केवल व्यापार संतुलन के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भी कई लाभ हो सकते हैं, जैसे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, मूल्य संबंधी आपूर्ति श्रृंखला, बेहतर आपसी संबंध, व्यापार से संबंधित निवेश प्रवाह, विविध प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं तक बेहतर पहुंच। भारत यूके एफटीए भविष्य के अन्य एफटीएस को आकार देने में कैसे मदद कर सकता है? त्वरित वार्ता। भारत यूरोपीय संघ ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता 2007 से चल रही है। भारत यूके एफटीए भविष्य के अन्य एफटीएस को आकार देने में कैसे मदद कर सकता है? संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा। डेयरी उत्पाद जैसे संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को एफटीए की सूची से बाहर रखा गया है। साथ ही संवेदनशील औद्योगिक सामान जैसे प्लास्टिक आदि को भी एफटीए की सूची से बाहर रखा गया है। इन्हें एक्सक्लूजन लिस्ट, अपवर्जन सूची में शामिल किया गया है, जिससे भारत के हितों की रक्षा होगी। शुल्कों को धीरे धीरे समाप्त करना। भारत यूके एफटीए में भारत ने लंबी अवधि में धीरे धीरे शुल्कों में कटौती या उन्हें समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की है। इससे घरेलू उद्योगों को बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ तालमेल बैठाने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। पारस्परिक लाभ पर जोर। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम के कार विनिर्माताओं को एक कोटा मिलेगा, जिसमें उनके वाहनों पर आयात शुल्क 100% से घटकर 10% हो जाएगा। साथ ही भारत यूके एफटीए के तहत वाइन और स्पिरिट्स जैसे विस्की, रम तथा कॉस्मेटिक्स, लैम मीट, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक आदि के लिए भारत सरकार सीमित संख्या कोटा में आयात की अनुमति देगी, जिन पर केवल 10% आयात शुल्क लगेगा। निष्कर्ष: भारत यूके एफटीए केवल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत नहीं करता, बल्कि यह विकसित देशों के साथ भारत के भविष्य के व्यापार समझौतों के लिए एक रणनीतिक मॉडल के रूप में भी कार्य करता है। संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा, आधुनिक व्यापार मुद्दों को शामिल करना और चरणबद्ध शुल्क कटौती जैसी व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि घरेलू सुरक्षा उपायों के साथ व्यापारिक वृद्धि को संतुलित किया जा सके। 2.2 चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर -CPEC। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC को अफगानिस्तान तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC क्या है? CPEC बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ERI की एक प्रमुख परियोजना है। BRI की शुरुआत 2015 में की गई थी। ये सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और मैरीटाइम सिल्क रोड के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा। CPEC के अंतर्गत अधिकांश परियोजनाएं ऊर्जा और अवसंरचना से संबंधित हैं।
इसके तहत लगभग 3000 किलोमीटर लंबी सड़कें, रेलवे लाइनें और पाइपलाइन का निर्माण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से चीन के उत्तर पश्चिमी शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र (XUAR) के काशगर शहर तक तेल और गैस का परिवहन करना है। अफगानिस्तान के CPEC में शामिल होने को लेकर भारत की चिंताएं। भू सामरिक चिंता। CPEC का अफगानिस्तान तक विस्तार चीन, पाकिस्तान अफगानिस्तान गठजोड़ को मजबूत करता है। इससे भारत की सुरक्षा, इकोनॉमिक हितों और क्षेत्रीय प्रभाव पर सीधा असर पड़ सकता है। साथ ही ये मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए भारत की चाबहार बंदरगाह और INSTC अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जैसी पहलों की रणनीतिक उपयोगिता को भी कम कर सकता है। रणनीतिक घेराव। चीन पहले ही भारत के चारों ओर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत हम्बनटोटा श्रीलंका, ग्वादर पाकिस्तान और चटगांव बांग्लादेश जैसे सामरिक बंदरगाहों में अपनी उपस्थिति बढ़ा चुका है। अब CPEC के अफगानिस्तान तक विस्तार से चीन भारत के पश्चिमी मोर्चे पर भी अपनी रणनीतिक बढ़त को और मजबूत कर सकता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान चीन धुरी का मजबूत होना। इससे पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर प्रभाव और मजबूत हो सकता है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब भारत की तालिबान शासन के साथ भागीदारी सीमित है। ये दक्षिण एशिया में भारत के विकासात्मक और कूटनीतिक प्रभाव को कम कर सकता है। गौरतलब है कि भारत ने दशकों से सॉफ्ट पावर, अवसंरचना, जरांज दिलाराम राजमार्ग, विकास और मानवीय सहायता के माध्यम से यह प्रभाव स्थापित किया है। सुरक्षा संबंधी चिंता। तालिबान शासन यदि चीन की फंडिंग और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के सहयोग से काम करता है तो वो भारत विरोधी आतंकवाद जैसे कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा का केंद्र बन सकता है। आर्थिक चिंता। अफगानिस्तान में लिथियम और दुर्लभ खनिजों के भंडार हैं जो हाईटेक एवं हरित ऊर्जा उद्योगों के लिए अहम हैं। CPEC के माध्यम से चीन को इन संसाधनों तक आसान पहुंच मिल सकती है, जिससे भारत इन खनिजों की प्राप्ति से रणनीतिक रूप से पीछे रह सकता है। CPEC के प्रभावों के मद्देनजर भारत द्वारा उठाए गए कदम। चाबहार बंदरगाह का विकास। ईरान के शहीद बेहेस्ती टर्मिनल चाबहार का विकास भारत को एक रणनीतिक मार्ग प्रदान करता है। इसके जरिए भारत पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और CPEC कॉरिडोर को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया तक पहुंच सकता है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC ये भारत, रूस और ईरान द्वारा वर्ष 2000 में स्थापित एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। यह समुद्री, रेल और सड़क मार्गों के माध्यम से हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को कैस्पियन सागर के जरिए उत्तरी यूरोप से जोड़ता है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC ये परियोजना वर्ष 2023 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य भारत, यूरोप और मध्य पूर्व के UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल तथा यूरोपीय संघ को आपस में जोड़ना है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड यह एक सुरक्षा मंच है जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना और नेविगेशन की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के बारे में। BRI की शुरुआत चीन ने वर्ष 2013 में की थी। इसका उद्देश्य अंतर्महाद्वीपीय स्तर पर कनेक्टिविटी और सहयोग को बढ़ाना है। BRI को वन बेल्ट वन रोड OBOR भी कहा जाता है। इसमें दो प्रमुख घटक हैं। सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट ये भूमि आधारित नेटवर्क है जो चीन को मध्य एशिया एवं दक्षिण एशिया से होते हुए यूरोप से जोड़ता है। न्यू मैरिटाइम सिल्क रोड ये समुद्री मार्ग है जो चीन को दक्षिण पूर्व एशिया, खाड़ी देशों, पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते हुए यूरोप तक पहुंचाता है। निष्कर्ष। भारत चाबहार जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं को आगे बढ़ाना जारी रख सकता है और अफगान जनता के साथ जुड़ने के लिए कूटनीतिक अवसरों की तलाश कर सकता है। इसके साथ ही यदि भारत पारदर्शी, समावेशी और संप्रभुता आधारित क्षेत्रीय अवसंरचना का समर्थन करता है तो वो दक्षिण और मध्य एशिया के एकीकृत भविष्य के निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। इस प्रकार भारत ये सुनिश्चित कर सकता है कि विकास से सभी को लाभ मिले और साथ ही उसके प्रमुख राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता न हो। 2.3 भारत तुर्की संबंध, इंडिया टर्की रिलेशंस। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकवाद रोधी कार्रवाइयां की। इन कार्रवाइयों की तुर्की ने आलोचना की, जिस कारण भारत तुर्की संबंधों में कड़वाहट आ गई है। अन्य संबंधित तथ्य। तुर्की ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना की और इसे उकसावे वाला कदम बताया। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि पाकिस्तान के भीतर किए गए हमले व्यापक संघर्ष के खतरे को बढ़ा सकते हैं।
यह भी उल्लेखनीय है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान द्वारा उपयोग किए गए सोंगर ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया था। ये ड्रोन तुर्की में निर्मित थे। इसके बाद भारत ने तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन का सिक्योरिटी क्लियरेंस प्रमाण पत्र रद्द कर दिया। ये कंपनी भारत के 9 हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग कार्य कर रही थी। इसके अतिरिक्त कई भारतीय विश्वविद्यालयों जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया ने तुर्की के शिक्षण संस्थानों के साथ शैक्षिक सहयोग समझौते भी निलंबित कर दिए। भारत तुर्की संबंध की संक्षिप्त पृष्ठभूमि। 1948 भारत और तुर्की के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए। 1983 संयुक्त आयोग आर्थिक सहयोग की स्थापना हुई। फरवरी 2023 ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत मिशन भेजा। आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध। 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग $10.4 बिलियन। भारत को तुर्की के साथ व्यापार अधिशेष प्राप्त है। भारत से तुर्की को निर्यात खनिज, ईंधन, विद्युत मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, इस्पात, वस्त्र, रसायन, लोहा और इस्पात। भारत द्वारा तुर्की से आयात मार्बल, सोना, तांबा, माल्टियां, सीमेंट, रसायन, मोती, लोहा और इस्पात। लोगों के बीच आपसी संपर्क। तुर्की में लगभग 3,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, जिनमें 200 छात्र शामिल हैं। 2023 में लगभग 3 लाख पर्यटक तुर्की घूमने गए। संवाद कार्यप्रणाली। शिक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में संवाद बनाए रखा जाता है। भारत तुर्की संयुक्त आयोग के माध्यम से नियमित संवाद तंत्र बनाए रखा जाता है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध सक्रिय बने रहते हैं, हालांकि ये संबंध हमेशा सुचारू नहीं होते। ऑपरेशन दोस्त। फरवरी 2023 भारत ने तुर्की के दक्षिणी प्रांतों में आए विनाशकारी भूकंप के बाद तत्काल राहत मिशन भेजा था। भारत के लिए तुर्की का महत्व। तुर्की की सामरिक स्थिति। तुर्की यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण स्थान है। यह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC का हिस्सा है। यह गलियारा भारत के लिए यूरोप और मध्य एशिया के साथ व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय प्रभाव। तुर्की मध्य पूर्व और काला सागर क्षेत्र जैसे पड़ोसी क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण हितधारक है। इससे भारत को इन क्षेत्रों की स्थिति समझने और अपना प्रभाव बनाए रखने में मदद मिल सकती है। वैश्विक मंच। दोनों देश G20 के सदस्य हैं। साथ ही दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में सुधार जैसे ग्लोबल गवर्नेंस के मुद्दों पर समान रुख रखते हैं। हालांकि ये ध्यान देने योग्य है कि तुर्की ने UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया है। भारत तुर्की संबंधों में वर्तमान चुनौतियां। पाकिस्तान को सैन्य एवं राजनयिक समर्थन। ड्रोन युद्ध के बाद तुर्की पाकिस्तान के लिए दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। इन हथियारों में ड्रोन, कॉर्वेट मिसाइल और F-16 अपग्रेड शामिल हैं। इससे पाकिस्तान की रक्षा क्षमता मजबूत होती है और वो भारत के साथ तनावपूर्ण स्थितियों का लंबे समय तक सामना करने में सक्षम हो सकता है। कश्मीर मुद्दे में हस्तक्षेप। $2.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ऋण। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड -IMF लेंडिंग। सुर्खियों में क्यों? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी बोर्ड ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF व्यवस्था के तहत पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम की पहली समीक्षा पूरी कर ली है। अन्य संबंधित तथ्य। IMF ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF के तहत लगभग $1 बिलियन विशेष आहरण अधिकार -SDR 760 मिलियन देने की अनुमति दी है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF इसके द्वारा उन देशों को सहायता प्रदान की जाती है जो संरचनात्मक बाधाओं से घिरी हुई अर्थव्यवस्था और दीर्घकालिक कमजोर भुगतान संतुलन के कारण गंभीर वित्तीय असंतुलन का सामना कर रहे होते हैं।
इसके साथ ही आईएमएफ ने रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी आरएसएफ ऋण कार्यक्रम के तहत 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर एसडीआर 1 बिलियन के ऋण को भी मंजूरी दी है। भारत ने इस ऋण को मंजूरी दिए जाने की आलोचना की और मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। शब्दावली को जानें। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर यह एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने 1969 में अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के रूप में बनाया था। यह कोई मुद्रा नहीं है बल्कि आईएमएफ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए लेखा इकाई यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में कार्य करता है। एसडीआर का मूल्य 5 प्रमुख मुद्राओं अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग की एक टोकरी बास्केट पर आधारित होता है। व्यक्ति या निजी संस्थाएं एसडीआर को नहीं रख सकती। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड -IMF मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। उत्पत्ति आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों की स्थापना 1944 के संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में हुई थी। इसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन भी कहा जाता है। आईएमएफ और विश्व बैंक को मिलकर ब्रेटन वुड्स संस्थान कहा जाता है। सौंपे गए कार्य वैश्विक स्तर पर मैक्रो इकोनॉमिक यानी समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की समस्या का सामना कर रहे देशों की तत्काल सहायता के लिए अल्पकालिक और मध्यमकालिक ऋण प्रदान करना, सरकारों को बेहतर आर्थिक नीतियों को लागू करने में मदद करने के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। सदस्यता आईएमएफ में 191 सदस्य देश हैं। भारत भी इसका सदस्य है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी देश को पहले आईएमएफ की सदस्यता लेनी होती है। संगठनात्मक संरचना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यह आईएमएफ में निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। इसमें प्रत्येक सदस्य देश से एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर शामिल होते हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ये 25 सदस्यीय बोर्ड आईएमएफ के दैनिक कार्यों की देखरेख करता है। आमतौर पर निर्णय आम सहमति के आधार पर लिए जाते हैं, लेकिन कभी-कभी औपचारिक मतदान भी किया जाता है। प्रत्येक सदस्य देश की वोटिंग शक्ति उसके कोटा के आधार पर निर्धारित होती है। भारत का कोटा लगभग 2.75%, 8वां सबसे बड़ा है, जबकि अमेरिका का कोटा लगभग 17% है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्त समिति इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी -IMFC यह आईएमएफ की 25 सदस्यीय सलाहकार समिति है। यह सदस्य देशों या उनके समूहों के मंत्रियों या केंद्रीय बैंक प्रमुखों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रमुख रिपोर्टें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आदि। आईएमएफ फंड के प्रमुख ऋण साधन 1. जनरल रिसोर्सेज अकाउंट GRA इसके तहत वित्तीय लेन देन योजना तंत्र के माध्यम से गैर रियायती शर्तों बाजार आधारित ब्याज दरों पर ऋण दिया जाता है। उद्देश्य किसी देश के भुगतान संतुलन BOP की समस्याओं का समाधान करना। सदस्य देश अपनी कोटा सीमा के अनुसार ऋण ले सकते हैं। ऋण सुविधाएं स्टैंड बाय अरेंजमेंट SBA, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट RFI, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन FCL, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी लाइन SLL आदि। 2. पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट PRGT यह निम्न आय वाले विशेषकर सबसे गरीब देशों को दीर्घावधि और रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसमें ब्याज मुक्त वित्त पोषण भी शामिल है। उद्देश्य भुगतान संतुलन संकट की स्थिति में निम्न आय वाले देशों की मदद करना। ऋण सुविधाएं रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी RCF, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी SCF, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी ECF। 3. रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट RST यह निम्न आय और निम्न मध्यम आय वाले देशों को बेहतर ब्याज दरों पर दीर्घकालिक वित्त पोषण प्रदान करता है। उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी चुनौतियों के प्रति लचीलेपन को विकसित करने में सहायता करना। ऋण सुविधाएं रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी RSF आदि। आईएमएफ द्वारा पाकिस्तान को दिए गए ऋण को लेकर भारत द्वारा व्यक्त की गई चिंताएं। धन के दुरुपयोग की आशंका भारत ने आशंका जताई है कि आईएमएफ द्वारा दिए गए ऋण का उपयोग पाकिस्तान सैन्य गतिविधियों और प्रायोजित सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों में कर सकता है। सेना की भूमिका पाकिस्तान की सेना का आर्थिक मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप नीतिगत विफलताओं और सुधारों के उलटफेर का जोखिम बढ़ाता है। वैश्विक मूल्यों को कमजोर करना इस प्रकार का ऋण सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को पुरस्कार जैसा प्रतीत हो सकता है।
इससे वित्त पोषण एजेंसियों और दाताओं की छवि पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं। आईएमएफ संस्थानों का लंबे समय तक उपयोग बार बार के बेलआउट पैकेज के कारण पाकिस्तान पर भारी कर्ज का बोझ है। इससे वो आईएमएफ के लिए बहुत बड़ा ऋणी देश बन गया है, जिसकी आर्थिक विफलता आईएमएफ के लिए भी समस्या बन सकती है। आईएमएफ कार्यक्रम की प्रभावशीलता को कमजोर करना। 1989 से अब तक पाकिस्तान 35 में से 28 वर्षों में आईएमएफ से धन प्राप्त कर चुका है। इससे आईएमएफ के कार्यक्रमों, उनकी निगरानी और पाकिस्तान द्वारा उनके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं। आईएमएफ से जुड़ी अन्य प्रमुख चुनौतियां व चिंताएं। अप्रभावी मतदान प्रक्रिया। आईएमएफ में किसी ऋण या प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। उदाहरण के लिए, भारत को आईएमएफ मतदान में भाग लेने की बजाय अनुपस्थित रहना पड़ा, क्योंकि व्यवस्था औपचारिक विरोध मत नहीं देने की अनुमति नहीं देती। अलोकतांत्रिक शासन संरचना। आईएमएफ में मतदान शक्ति का वितरण सदस्य देशों के कोटे पर आधारित है। इसमें विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय देशों और जापान का प्रभाव अधिक है। उदाहरण, 2010 में आईएमएफ ने ग्रीस को ऋण देने के लिए अपने नियमों में बदलाव किया था। अप्रभावी मूल्यांकन प्रक्रिया। आईएमएफ ने 2001 में इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस (आईईओ) की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य आईएमएफ की नीतियों, गतिविधियों और निर्णयों का स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना है। हालांकि आईईओ को स्वतंत्र बताया जाता है, लेकिन इसे सीधे आईएमएफ द्वारा ही संचालित और वित्त पोषित किया जाता है। मिश्रित सफलता। आईएमएफ की शर्तों के कारण कभी-कभी अल्पकालिक रूप से मैक्रो आर्थिक स्थिरता प्राप्त हो जाती है, लेकिन राजकोषीय सख्ती ऑस्टेरिटी अपनाने के कारण कई बार गरीबी में वृद्धि और सामाजिक व्यय में कमी देखने को मिलती है। कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां। आईएमएफ से ऋण लेने वाले देशों की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि वे अपने आर्थिक कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए नीतियों का चयन, डिजाइन और कार्यान्वयन करें। निष्कर्ष। यद्यपि आईएमएफ वैश्विक वित्तीय प्रणाली को स्थिर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, परंतु कई बार इसे शासन के असंतुलन, कठोर शर्तों आदि से संबंधित गंभीर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। अपनी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए आईएमएफ को उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते प्रभाव को दर्शाने हेतु कोटा और मतदान शक्ति के सुधारों में तेजी लानी चाहिए। साथ ही अपनी ऋण देने तथा मूल्यांकन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ानी चाहिए। 2.5 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में जर्मनी के बर्लिन शहर में यूएन पीस कीपिंग यानी संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की मंत्रिस्तरीय बैठक 2025 संपन्न हुई। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की मंत्रिस्तरीय बैठक 2025 के बारे में। इस बैठक को जर्मनी द्वारा सह आयोजित और होस्ट किया गया। यह शांति स्थापना के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच के रूप में कार्य करता है। यह बैठक 2015 के न्यूयॉर्क शांति स्थापना शिखर सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुई थी। मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत ने क्विक रिएक्शन फोर्स (क्यूआरएफ) की एक कंपनी, महिला नेतृत्व वाली एक पुलिस यूनिट, स्वॉट पुलिस की एक यूनिट और शांति स्थापना प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एवं भागीदारी की घोषणा की है। यूएन पीस कीपिंग के घटक। राजनीतिक प्रक्रियाओं को युग्म बनाना, निरस्त्रीकरण, डीमोबिलाइजेशन, पुनः एकीकरण (डीडीआर), चुनाव का समर्थन, नागरिकों की सुरक्षा, मानवाधिकार और विधि का शासन। यूएन पीस कीपिंग यानी संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के बारे में। उत्पत्ति। यूएन पीस कीपिंग की शुरुआत 1948 में हुई थी, जब मध्य पूर्व में युद्धविराम की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र युद्धविराम पर्यवेक्षण संगठन (यूएनटीएसओ) की स्थापना की गई थी। तैनाती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक संकल्प पारित करके शांति स्थापना से संबंधित मिशन शुरू करने का आदेश देती है। मिशन के लिए बजट और संसाधनों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मंजूरी दी जाती है। युद्धविराम या शांति समझौते से जुड़े मिशनों के मुख्य सिद्धांत व विशेषताएं। संघर्ष में शामिल पक्षकारों की सहमति, निष्पक्षता, आत्मरक्षा या दिए गए मिशन की रक्षा के लिए जब तक जरूरी न हो तब तक बल, हिंसा का प्रयोग नहीं करना। प्रशासन। संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियान विभाग (डीपीओ) का औपचारिक रूप से 1992 में गठन किया गया था। ये विभाग दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों को राजनीतिक एवं कार्यकारी दिशा प्रदान करता है। वर्तमान में ये विभाग पश्चिमी सहारा, गोलन कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे क्षेत्रों में 11 शांति स्थापना मिशन संचालित कर रहा है।
पुरस्कार और सम्मान संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना को वर्ष 1988 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्या आप जानते हैं? संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सैनिकों को ब्लू हेलमेट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दुनिया भर में तैनाती के दौरान वे नीले रंग का हेलमेट पहनते हैं। 2023 में भारत को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च शांति सम्मान डैग हैमर्सक्योल्ड मेडल प्रदान किया गया था। ये सम्मान भारत के शांति रक्षक सैनिकों को मरणोपरांत उनके सेवा और बलिदान के लिए दिया गया था। सिद्धांत। कैपस्टोन सिद्धांत। यह संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों के मार्गदर्शक सिद्धांतों और मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करता है। यह क्षेत्र में सेवा करने के लिए तैयार हो रहे सैन्य, पुलिस और सिविल कर्मियों के प्रशिक्षण सामग्री के विकास के लिए एक आधार भी प्रदान करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट R2P का सिद्धांत 2005। यह सिद्धांत हिंसा और उत्पीड़न के सबसे भीषण रूपों को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। UN पीसकीपिंग में भारत का योगदान। सबसे अधिक सैन्य योगदान। भारत अब तक 2,90,000 से अधिक शांति रक्षक सैनिकों को 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र UN मिशनों में भेज चुका है। वर्तमान में भारत नेपाल, रवांडा और बांग्लादेश के बाद 5,375 कर्मियों के साथ चौथा सबसे बड़ा सैनिक प्रदाता देश है। भारत ने कोरियाई युद्ध के युद्ध विराम और कांगो जैसे मिशनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्षमता निर्माण। भारतीय सेना ने दिल्ली में भारत के सेंटर फॉर UN पीसकीपिंग CUNPK स्थापित किया है। यह संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना प्रशिक्षण के लिए विश्व के प्रमुख केंद्रों में से एक है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। भारत पहला देश है जिसने 2007 में लाइबेरिया में पूरी तरह से महिला सैन्य कर्मियों से युक्त टुकड़ी भेजी थी। शांति स्थापना के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियां। शांति रक्षक सैनिकों को निशाना बनाना। उदाहरण के लिए UN इंटरिम फोर्स इन लेबनान यूनिफिल के शांति रक्षक सैनिक इजरायल लेबनान संघर्ष के दौरान घायल हो गए थे। मेजबान देशों का विरोध। उदाहरण के लिए सूडान ने अफ्रीकी यूनियन संयुक्त राष्ट्र हाइब्रिड ऑपरेशन इन दारफुर UNAMID का विरोध किया था। विश्वसनीयता से जुड़े मुद्दे। उदाहरण के लिए 1990 के दशक में शांति रक्षक सैनिक रवांडा और स्रेब्रेनिका में नरसंहार को रोकने में असफल रहे थे। संघर्षों की बदलती प्रकृति। अब देशों के बीच नहीं, बल्कि एक ही देश के अंदर राज्यों या समूहों के बीच संघर्ष हो रहे हैं। इसके अलावा आतंकवादी रणनीति का उपयोग करने वाले सशस्त्र समूहों की बदलती रणनीति और नई पीढ़ी के हथियारों का अनियंत्रित प्रसार भी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। अन्य चुनौतियां। शांति सैनिकों के आवागमन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। राजनीतिक समाधान में देरी। सुसज्जित, प्रशिक्षित और संगठित बलों की कमी। निर्णय लेने में प्रमुख सैन्य योगदान देने वाले देशों की भागीदारी की कमी। निष्कर्ष। यदि ब्रह्मी रिपोर्ट 2000 और संयुक्त राष्ट्र के हाई लेवल इंडिपेंडेंट पैनल ऑन पीस ऑपरेशंस HIPPO 2015 की सिफारिशों को लागू किया जाए तो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इन सिफारिशों में कहा गया है कि जब किसी देश में संकट की स्थिति पैदा हो तो संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद को जल्दी हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि मिशन की सफलता की संभावना बढ़े। आगे चलकर शांति स्थापना मिशनों को सुरक्षा खतरों, लैंगिक मुद्दों और मानवाधिकार संबंधी चुनौतियों के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करना होगा। इसके साथ ही फंडिंग की कमी और वैधता से जुड़ी समस्याओं को भी सुलझाना होगा। ये भी आवश्यक है कि शांति रक्षक सैनिकों को अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें जरूरी उपकरण दिए जाएं और वे जिन लोगों की सेवा कर रहे हैं उनके प्रति जवाबदेह भी हों। नोट: वैश्विक शांति स्थापना में भारत की भूमिका के बारे में और अधिक जानकारी के लिए जून 2024 मासिक समसामयिकी के आर्टिकल 2.1 देखें। 2.6 संक्षिप्त सुर्खियां। न्यूज इन शॉर्ट्स। 2.6.1 न्यू डेवलपमेंट बैंक। अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का 9वां सदस्य बना। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के बारे में। मुख्यालय शंघाई, चीन। उत्पत्ति। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स बाय ब्रिक्स द्वारा NDB की स्थापना की गई। NDB की स्थापना के लिए समझौते पर 15 जुलाई 2014 को फोर्टालेजा में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे और बैंक ने 21 जुलाई 2015 को परिचालन शुरू किया था। उद्देश्य। यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका उद्देश्य उभरते बाजारों और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है।
सदस्य ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अल्जीरिया। एनडीबी के अनुच्छेद 2 के अनुसार इसकी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए खुली है, जिनमें ऋण लेने वाले और ऋण न लेने वाले दोनों सदस्य शामिल हैं। इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अल्जीरिया को सदस्य के रूप में मंजूरी दी गई है, लेकिन अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जमा करने के बाद ही इसे आधिकारिक रूप से सदस्य का दर्जा दिया जाएगा। पूंजी और शेयरधारिता। इसकी स्थापना $100 बिलियन की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी के साथ की गई थी। इसके सभी 5 संस्थापक सदस्यों की इसमें कुल $50 बिलियन की समान हिस्सेदारी है। मतदान शक्ति। संस्थापक सदस्यों की संयुक्त मतदान शक्ति कम से कम 55% होगी। अन्य प्रमुख क्षेत्रीय वित्तीय संस्थान। एशियाई विकास बैंक, मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। उत्पत्ति 1966। उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास, क्षेत्रीय एकीकरण आदि को बढ़ावा देना। सदस्य 68, 50 एशिया प्रशांत क्षेत्र से, 19 क्षेत्र के बाहर से। भारत भी सदस्य है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, मुख्यालय बीजिंग, चीन। उत्पत्ति 2016। उद्देश्य मुख्य रूप से एशिया में वैश्विक फंड के साथ सहयोग करके अवसंरचना और विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करना। सदस्य 110 पूर्ण जोड़ 10 संभावित सदस्य। भारत एक पूर्ण सदस्य है। अफ्रीकी विकास बैंक, मुख्यालय आबिजान, कोटे डी आइवर। उत्पत्ति 1964। उद्देश्य अफ्रीका में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक आर्थिक विकास। सदस्य 54 अफ्रीकी देश और 27 गैर अफ्रीकी देश, भारत सहित। क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों का समकालीन महत्व। सतत और समावेशी विकास। उदाहरण के लिए 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में एनडीबी द्वारा समर्थित $4.87 बिलियन मूल्य की लगभग 20 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें परिवहन, जल संसाधन आदि शामिल हैं। अवसंरचना और निवेश संबंधी अंतराल को भरना। अवसंरचना के लिए दीर्घकालिक वित्त जुटाना, निजी निवेश को बढ़ावा देना और वित्त पोषण की कमी को दूर करना। क्षेत्रीय एकीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देना। सीमा पार सहयोग को सुगम बनाना। उदाहरण के लिए एनडीबी और एआईआईबी का संस्थापक सदस्य होने के नाते भारत ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत किया है। 2.6.2 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी -IAEA। रक्षा मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA से पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की निगरानी करने का आग्रह किया। IAEA के बारे में। मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया। उत्पत्ति ये संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है जो 1957 में अस्तित्व में आया था। आदर्श वाक्य शांति और विकास के लिए परमाणु। सदस्य 180 देश, भारत इसका सदस्य है। उत्तर कोरिया 1974 में शामिल हुआ एवं 1994 में सदस्यता त्याग दी थी। जनरल कॉन्फ्रेंस सभी सदस्य देश प्रतिवर्ष वियना में मिलते हैं। सम्मान शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। IAEA और NPT। IAEA परमाणु अप्रसार संधि NPT का सदस्य नहीं है, लेकिन ये संधि के अनुपालन की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। NPT के तहत प्रत्येक परमाणु हथियार विहीन देश को IAEA के साथ एक व्यापक सुरक्षा समझौते CSA पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है, ताकि IAEA उनके दायित्वों की पूर्ति को सत्यापित कर सके। IAEA की भूमिका। वैश्विक केंद्र बिंदु परमाणु प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। शांतिपूर्ण उपयोग सदस्य देशों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने में सहायता करता है। सुरक्षा मानक परमाणु सुरक्षा मानकों का विकास करता है तथा सुरक्षा के उच्च स्तरों को बढ़ावा देता है। सत्यापन और अनुपालन यह सत्यापित करता है कि राष्ट्र केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग करें और उनकी प्रतिबद्धताओं का अनुपालन करें। NPT के बारे में। NPT एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों एवं परमाणु हथियारों से संबंधित प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है। ये 1970 में लागू हुई थी और 1995 में इसे अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया था। अब तक 191 देश इस संधि में शामिल हो चुके हैं, जिनमें सभी 5 मान्यता प्राप्त परमाणु हथियार संपन्न देश चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल हैं। भारत, इजरायल और पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हुए हैं, जबकि उत्तर कोरिया 2003 में इससे बाहर हो गया था।
परमाणु प्रसार को रोकने के लिए मौजूद अन्य प्रमुख संधियां। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (पीटीबीटी) 1963। यह संधि वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और जल के भीतर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और इसकी पुष्टि भी की है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) 1996। यह संधि परमाणु हथियारों के परीक्षण विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती, चाहे वे सैन्य उद्देश्यों के लिए हों या शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। परमाणु हथियार निषेध संधि (टीपीएनडब्ल्यू) 2017। ये किसी भी प्रकार की परमाणु हथियार गतिविधि में भाग लेने पर प्रतिबंधों का एक व्यापक सेट शामिल करती है। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। 2.6.3 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की 1267 प्रतिबंध समिति। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स 1267 सैंक्शंस कमिटी। भारतीय अधिकारियों ने यूएनएससी की 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम को द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। 1267 प्रतिबंध समिति के बारे में। यह आइसिस और अल-कायदा प्रतिबंध समिति भी कहलाती है। इसकी स्थापना 1999 में आइसिस, अल-कायदा और संबंधित समूहों से जुड़े आतंकवाद से निपटने के लिए की गई थी। यूएनएससी के सभी स्थायी और अस्थायी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। यह समिति आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध, आतंकियों की यात्रा पर रोक और उनकी संपत्ति जब्त करने जैसे फैसले लेती है। ये सभी फैसले यूएनएससी के प्रस्ताव 1267 1999, 1989 2011 और 2253 2015 के तहत लागू किए जाते हैं। 2.6.4 एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन (एपीओ). भारत ने 2025-26 के लिए औपचारिक रूप से एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन (एपीओ) की अध्यक्षता ग्रहण की। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन (एपीओ) के बारे में। स्थापना। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में 8 संस्थापक सदस्य देशों ने की थी। भारत भी इन संस्थापक सदस्यों में शामिल है। उद्देश्य: एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाना। सदस्य: इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र की 21 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। मुख्य भूमिकाएं: सदस्य देशों की नई आवश्यकताओं पर अनुसंधान करना और उन पर कार्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना। सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना। प्रत्येक सदस्य देश की आर्थिक एवं विकास नीतियों और प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। स्मार्ट क्विज। विषय की समझ और 3. अर्थव्यवस्था इकोनॉमी। 3.1 समृद्धि के अग्रदूत के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट एज फ्रंट रनर ऑफ ग्रोथ। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय डोनर द्वारा आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 का उद्घाटन किया। अन्य संबंधित तथ्य: प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति के महत्व को रेखांकित करते हुए इस क्षेत्र के लिए एक नीतिगत फ्रेमवर्क के रूप में ईईएस के विजन को प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी देवी लक्ष्मी के 8 रूप की संज्ञा दी। साथ ही उन्होंने बायो इकोनॉमी, बांस, चाय उत्पादन, पेट्रोलियम, खेल और इको टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में पूर्वोत्तर को उभरता हुआ क्षेत्र बताया। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 में पूर्वोत्तर के फोकस क्षेत्रों की मुख्य विशेषताएं। वस्त्र, हथकरघा एवं हस्तशिल्प। पूर्वोत्तर क्षेत्र संगठित वस्त्र उद्योग और हस्तशिल्प का एक प्रमुख केंद्र है, जिसमें असम के जिओई हैंगग्राम का मुगा रेशम, नागालैंड के आदिवासी शॉल, त्रिपुरा के बांस से बनी शिल्पकारी आदि शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के हथकरघा क्षेत्र में बड़ा योगदान देता है। यह क्षेत्र शॉल, मेखेला चादर और स्कार्फ उत्पादन में 92.90% तथा पारंपरिक परिधानों में लगभग 78.50% का योगदान देता है। देश के 53% से अधिक कारीगर और 50% से अधिक बुनकर पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित हैं। नवीकरणीय ऊर्जा। इस क्षेत्र में 60 गीगावाट से अधिक की पारंपरिक जलविद्युत दोहन योग्य क्षमता मौजूद है, जो भारत की कुल जलविद्युत क्षमता का 40% है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम में जलविद्युत उत्पादन की अधिक क्षमता मौजूद है। सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी समर्थ सेवाएं, आईटी और आईटीईएस। इस क्षेत्र में तेजी से आईटी अवसंरचना का विकास हो रहा है। इसमें असम का 100 एकड़ का आईटी पार्क, अगरतला में स्थापित भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क
STPI कॉम्प्लेक्स और 2021 में इम्फाल के मणिपुरी में पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला IT विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ एवं इनोवेशन हब शामिल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स। वित्त वर्ष 2024-25 में 78 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग और NH का निर्माण किया गया। इसी तरह होला सदिया और बोगीबील जैसे पुलों के निर्माण से असम अरुणाचल के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर हुई है। 17 हवाई अड्डे। 2013 में 9 हवाई अड्डे के निर्माण के कारण एयर कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। असम में स्थित जोगीघोपा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग परिवहन IWT टर्मिनल को रणनीतिक रूप से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क से जोड़ा गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में यूनेस्को के 2 विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा और मानस स्थित हैं। साथ ही इस क्षेत्र में 30 से अधिक वन्यजीव अभयारण्य और विविध भू परिदृश्य भी मौजूद हैं। सिक्किम और मेघालय सतत पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी हैं। इस क्षेत्र में स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं के माध्यम से पर्यटन अवसंरचना को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिक्षा। उच्च साक्षरता दर। मिजोरम 91.3%, त्रिपुरा 87.2%, नागालैंड 80.1%। पूर्वोत्तर क्षेत्र की 40% आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है, जो नवाचार और उद्यमिता के विकास के लिए आदर्श जनसांख्यिकीय आधार प्रदान करती है। स्वास्थ्य। औषधीय पौधों, फाइटोफार्मास्यूटिकल्स और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। गुवाहाटी, इम्फाल और आइजोल जैसे शहरों में PPP मॉडल, निजी सुविधाओं और डायग्नोस्टिक नेटवर्क पर रणनीतिक फोकस से स्वास्थ्य देखभाल सेवा सुविधाओं में क्रमिक रूप से सुधार हो रहा है। कृषि। समृद्ध एग्रो बायोडायवर्सिटी और अनुकूल जलवायु पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऑर्गेनिक और उच्च मूल्य वाली फसलों जैसे असम की चाय, जीरो चावल, काली मिर्च, कीवी, अनानास के उत्पादन को बढ़ावा देती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की 70% से अधिक आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है, जिनमें से अधिकतर लघु सीमांत किसान हैं। खेल। पारंपरिक स्थानीय खेल, तीरंदाजी, थांगटा, पोलो आदि। मणिपुर, मिजोरम और असम जैसे राज्यों ने फुटबॉल, बॉक्सिंग और वेटलिफ्टिंग जैसे खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एथलीट तैयार किए हैं। इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम, असम और खुमान लंपक, मणिपुर जैसी अवसंरचनात्मक परियोजनाएं निवेश के मामले में प्रमुख स्पोर्ट्स हब बन सकती हैं। विकास का अग्रदूत बनने में पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्षमता। भू रणनीतिक। पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई राज्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। यह क्षेत्र भारत की एक्ट ईस्ट नीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस नीति का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाना है। ऊर्जा। कोयला, यूरेनियम, तेल, प्राकृतिक गैस और जलविद्युत जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के लिए एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत बनने की क्षमता रखता है। विविध सांस्कृतिक विरासत। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशिष्ट जनजातीय समुदाय और परंपराएं मौजूद हैं, जो पर्यटन व हस्तशिल्प के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करती हैं। कम लागत वाला विनिर्माण हब। भारत और विश्व के अन्य हिस्सों की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हैं। भारत का ग्रीन हब। घने वन, जैव विविधता और समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र इस क्षेत्र को इको टूरिज्म और कृषि आधारित उद्योगों के लिए आदर्श स्थान बनाते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में चुनौतियां। बेहतर कनेक्टिविटी नहीं होना। भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर क्षेत्र से जोड़ने वाला एकमात्र भूमि मार्ग संकीर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक है। यह कॉरिडोर पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है, लेकिन एकमात्र भू संपर्क मार्ग होने की वजह से आवागमन और लॉजिस्टिक्स की आपूर्ति प्रभावित होती है। विद्रोही समूह और शासन संबंध। पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वायत्तता या जनजातीय अधिकारों की मांग के कारण लंबे समय से विद्रोही समूह सक्रिय हैं। उदाहरण के लिए NSCNIM, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा ग्रेटर नागालैंड की मांग कर रहा है, और मणिपुर में कुकी मैतेई संघर्ष भी देखा गया है। नार्को आतंकवाद, नार्को टेररिज्म। पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड के निकट स्थित है, हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स के लिए ट्रांजिट मार्ग के रूप में काम करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की पूरी तरह बाड़बंदी नहीं की गई है और निगरानी भी पर्याप्त नहीं है। मानवाधिकार मुद्दे। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने सशस्त्र बल, विशेष शक्तियां अधिनियम
AFSPA 1958 के तहत सुरक्षा बलों की जवाबदेही न होने पर चिंता व्यक्त की है। नागालैंड और मणिपुर में लंबे समय तक AFSPA लागू रहने के कारण अलगाववादी भावनाओं में वृद्धि देखी गई है। प्राकृतिक आपदाओं का खतरा। पूर्वोत्तर क्षेत्र को अक्सर बाढ़, भूस्खलन और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए हर साल ब्रह्मपुत्र में आने वाली बाढ़ के कारण असम में लाखों लोग विस्थापित हो जाते हैं और फसलों को भारी नुकसान होता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए शुरू की गई पहलें। भारतीय स्तर पर पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना ऑन NESIDS। यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल आपूर्ति, बिजली, कनेक्टिविटी और पर्यटन जैसी भौतिक अवसंरचनाओं तथा सामाजिक अवसंरचनाओं के विकास में सहायता प्रदान करती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल PM डिवाइन। इसका उद्देश्य राज्यों की आवश्यकताओं के आधार पर अवसंरचना और सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करके पूर्वोत्तर क्षेत्र का त्वरित और समग्र विकास करना है। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ MOVCDNER। इस योजना का उद्देश्य उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ने और संपूर्ण वैल्यू चेन के विकास का समर्थन करने के लिए मूल्य श्रृंखला मॉडल में प्रमाणित ऑर्गेनिक उत्पादन का विकास करना है। शांति और सुरक्षा से संबंधित पहलें। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF के साथ शांति समझौता 2024, आदिवासी असम शांति संधि 2022, दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी DNLA शांति समझौता 2023, ULFA शांति संधि 2023 आदि संपन्न किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाएं, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना, इंडिया म्यांमार थाईलैंड IMT, त्रिपक्षीय राजमार्ग, बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल BBIN मोटर वाहन समझौता, मेकांग गंगा सहयोग आदि। एक्ट ईस्ट फोरम AEF। इसे 2017 में भारत और जापान द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के भीतर और इस क्षेत्र को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाली कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करना है। दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग SASEC। यह बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका को परियोजना आधारित साझेदारी से जोड़ता है, जिससे क्षेत्रीय समृद्धि बढ़ेगी। आगे की राह। पूर्वोत्तर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्गों का विकास। उदाहरण के लिए हिली महेंद्रगंज ट्रांसनेशनल कॉरिडोर। यह प्रस्तावित कॉरिडोर हिली पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश से होते हुए महेंद्रगंज, मेघालय से जोड़ेगा, जिससे सिलीगुड़ी मार्ग का विकल्प मिलेगा। विद्रोही गतिविधियों को कम करना। पूर्ववर्ती प्रयासों और स्थानीय शासन तंत्र को मजबूत करके त्रिपुरा में शांति स्थापित की गई है, जो नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्यों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल हो सकता है। विद्रोही समूह। ब्रू जनजाति का त्रिपुरा में पुनर्वास किया गया है। इस जनजाति को 1990 के दशक के अंत और 2009 में मिजोरम में हुए जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा था। अवैध प्रवासियों से निपटना और सीमा सुरक्षा बढ़ाना। इसमें हैंडहेल्ड थर्मल इमेजर HHTI, नाइट विजन डिवाइस NVD, UAVS, CCTV PTZ कैमरे, ड्रोन सेंसर जैसे सर्विलांस उपकरणों का उपयोग और समग्र एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली CIBMS शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र को शेष भारत के साथ एकीकृत करना। बेसबरुआ समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत के अन्य हिस्सों में रहने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के खिलाफ भेदभाव और नस्लीय हमलों को रोकने के लिए कानूनी उपाय करने चाहिए और मीडिया जागरूकता अभियान चलाना चाहिए आदि। निष्कर्ष। अपनी विशिष्ट रणनीतिक अवस्थिति, समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों की वजह से भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र असीम संभावनाओं वाला क्षेत्र है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर पर्यटन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कनेक्टिविटी की कमी को दूर करके, शांति सुनिश्चित करके और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण सुनिश्चित करके पूर्वोत्तर क्षेत्र को समावेशी और संतुलित विकास का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। 3.2 संशोधित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिवैम्प्ड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे -PLFS। सुर्खियों में क्यों? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने जनवरी 2025 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS में संशोधन कर उसे नया रूप दिया है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के बारे में। संचालन एजेंसी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। मंत्रालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017 में प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य वर्तमान साप्ताहिक स्थिति करंट वीकली स्टेटस -CWS में
शहरी क्षेत्रों, अब ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल के लिए केवल 3 महीने के लघु समय अंतराल में रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित प्रमुख संकेतकों का अनुमान लगाना। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में वार्षिक रूप से सामान्य स्थिति यानी यूजुअल स्टेटस पीएस जोड़ एसएस और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति सीडब्ल्यूएस दोनों में रोजगार और बेरोजगारी के संकेतकों का अनुमान लगाना। पीएलएफएस में प्रयुक्त प्रमुख शब्दावलियां: श्रम बल भागीदारी दर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट -LFPR। इसे कुल आबादी की तुलना में श्रम बल अर्थात नियोजित रोजगार की तलाश में जुटे या कार्य के लिए उपलब्ध व्यक्ति में शामिल व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। वर्कर जनसंख्या अनुपात वर्कर पॉपुलेशन रेशियो -WPR यह कुल आबादी में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत है। बेरोजगारी दर अनएम्प्लॉयमेंट रेट -UR ये श्रम बल में शामिल व्यक्तियों में से बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत है। गतिविधि की स्थिति एक्टिविटी स्टेटस किसी व्यक्ति की गतिविधि की स्थिति को निर्धारित संदर्भ अवधि के दौरान किए गए कार्यों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। सामान्य स्थिति यूजुअल स्टेटस सर्वेक्षण की तिथि से पहले के 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान किसी व्यक्ति की गतिविधि कार्य को उस व्यक्ति की सामान्य गतिविधि स्थिति कहा जाता है। किसी व्यक्ति की सामान्य मुख्य गतिविधि यूजुअल प्रिंसिपल एक्टिविटी और सामान्य सहायक आर्थिक गतिविधि को मिला दिया जाए तो वह उसकी सामान्य गतिविधि की स्थिति मानी जाती है, जिसे सामान्य स्थिति पीएस जोड़ एसएस के रूप में लिखा जाता है। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति सीडब्ल्यूएस सर्वेक्षण की तिथि से पहले के 7 दिनों में किसी व्यक्ति की गतिविधि को व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति कहा जाता है। वर्तमान दैनिक गतिविधि स्थिति करेंट डेली एक्टिविटी स्टेटस सीडीएस यदि किसी दिन व्यक्ति ने कम से कम 1 घंटा काम किया हो तो उसे उस दिन के लिए कार्य की स्थिति प्रदान की जाती है। पीएलएफएस में किए गए मुख्य बदलाव: राष्ट्रीय स्तर देश के स्तर पर प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों का मासिक अनुमान। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति सीडब्ल्यूएस में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए मासिक आधार पर रोजगार और बेरोजगारी के प्रमुख संकेतक जारी किए जाएंगे। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस का पहला मासिक बुलेटिन जारी किया जा चुका है। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति सीडब्ल्यूएस में त्रैमासिक अनुमान को ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करना। पहले पीएलएफएस केवल शहरी क्षेत्रों के लिए त्रैमासिक श्रम बाजार संकेतक प्रदान करता था, अब यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए उपलब्ध होगा। कैलेंडर वर्ष पर आधारित रिपोर्टिंग: वर्ष 2025 से वार्षिक पीएलएफएस परिणाम कैलेंडर वर्ष के आधार पर जारी होंगे, अर्थात सर्वेक्षण अवधि जनवरी से दिसंबर तक होगी। पहले ये जुलाई-जून चक्र पर आधारित थी। यह सामान्य स्थिति और पीएस जोड़ एसएस और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दोनों में लागू होगा। सैंपल के आकार में वृद्धि: पीएलएफएस में शामिल किए जाने वाले परिवारों के सैंपल में 2.65 गुना वृद्धि की गई है। कवर किए जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र में वृद्धि: जिले को प्राथमिक भौगोलिक इकाई बनाया गया है, जिसे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग बेसिक स्ट्रेटम या बुनियादी स्तर रखा गया है, ताकि कवर किए गए भौगोलिक क्षेत्र के अधिकांश भाग के लिए फर्स्ट स्टेज यूनिट एफएसयू का चयन किया जा सके। शेष भागों में एनएसएस क्षेत्र को बेसिक स्ट्रेटम बनाया गया है। सामाजिक संकेतकों के आंकड़ों की बेहतर उपलब्धता: इसमें शिक्षा, कर्ज वाली भूमि और पेटेंट से जुड़ी भूमि और क्रिया, पेंशन, ब्याज और रेमिटेंस से प्राप्त परिवारों की सामान्य मासिक आय से संबंधित अतिरिक्त विवरण भी शामिल किए गए हैं। भारत में रोजगार संबंधी संकेतकों की गणना के लिए अन्य गतिविधियां रिपोर्ट। रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम: यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रोजगार की संरचना के बारे में क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर नियमित अंतराल पर जानकारी प्रदान करता है, साथ ही रोजगार के स्तर में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी भी करता है। यह कार्यक्रम रोजगार कार्यालय रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम 1959 के तहत लागू किया गया है। आईएलओ रिपोर्टें जैसे कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक आदि। जनगणना: इसमें मुख्य और सीमांत मार्जिनल श्रमिकों से संबंधित डेटा एकत्र किया जाता है, जो अलग अलग सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं को कवर करता है। इसमें श्रमिकों का वर्गीकरण औद्योगिक गतिविधि और उनके पेशे के अनुसार किया जाता है। श्रम ब्यूरो, लेबर ब्यूरो, ये केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय मोल और ई के अधीन एक संबद्ध कार्यालय है। इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। यह विभिन्न श्रम कानूनों जैसे बागान श्रम अधिनियम 1951 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
1948 आदि के अंतर्गत वैधानिक और स्वैच्छिक रिटर्न इच्छानुसार अनिवार्य नहीं के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करता है। श्रम सांख्यिकी के आंकड़े वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण ASI, ग्रामीण श्रमिक जांच तथा ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI- ग्रामीण श्रमिक, कृषि श्रमिक आदि के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं। भारत में रोजगार से जुड़े संकेतकों को मापने की पद्धतियों से संबंधित समस्याएं। डेटा में असंगतता, सैंपलिंग पद्धतियों, सर्वेक्षण का समय और पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार में अंतर के कारण अलग अलग आंकड़े सामने आते हैं। कमजोर मानक, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति CWS में यदि कोई व्यक्ति पिछले सप्ताह में कम से कम 1 घंटे कार्यरत रहा तो उसे रोजगार प्राप्त नियोजित माना जाता है। इससे बेरोजगारी का वास्तविक आकलन नहीं हो पाता और आंकड़े अधूरे रह जाते हैं। परिभाषा में विसंगति, भारत में रोजगार की परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। कई सर्वेक्षणों की सीमित प्रकृति। त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण QES केवल रोजगार के आंकड़े प्रस्तुत करता है, लेकिन बेरोजगारी से संबंधित जानकारी नहीं देता, जिससे यह सर्वेक्षण अधूरा रह जाता है। सैंपल का आकार छोटा होना, भारत के कार्यबल का आकार लगभग 60 करोड़ है, लेकिन PLFS में मात्र 2,72,304 परिवारों को शामिल किया जाता है। समय लगना, डेटा की गुणवत्ता में कमी एवं सही जवाब नहीं मिलना। कई बार डेटा संग्रहण और प्रकाशन के बीच अधिक समय लग जाता है। आगे की राह। संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा प्रणाली की परिभाषाओं, जैसे कि अनौपचारिक क्षेत्र से संबंधित परिभाषा को व्यापक स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने भारत से आग्रह किया है कि वह श्रम सांख्यिकी के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करे। आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, डेटा सत्यापन और प्रोसेसिंग में तेजी लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग किया जा सकता है। उद्यमों का सर्वेक्षण नियमित रूप से और बार बार किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही आर्थिक गणना भी नियमित अंतराल पर करवाने की आवश्यकता है। एक समान पद्धति के तहत सभी सरकारी डेटा के लिए एक केंद्रीय सर्वर बनाना। सर्वेक्षणों में दोहराव को समाप्त करना। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा रोजगार से जुड़े डेटा एकत्र करने वाले अन्य मंत्रालयों को मिलकर कार्य करना चाहिए। डेटा की सुलभता और डेटा विजुअलाइजेशन में सुधार की आवश्यकता। भारत में NSS को भी ऐसे टूल्स और प्लेटफॉर्म विकसित करने चाहिए जिससे जन जागरूकता बढ़े और सांख्यिकीय जानकारियों के प्रति सार्वजनिक सहभागिता में वृद्धि हो। कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में डेटा स्टोरीटेलिंग पोर्टल्स होते हैं जिनमें इंटरैक्टिव मानचित्र और ग्राफ होते हैं जो आम नागरिकों को सामाजिक आर्थिक ट्रेंड्स को आसानी से समझने में मदद करते हैं। 3.3 विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह, विजिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने केरल में विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर बहुउद्देशीय समुद्री बंदरगाह का उद्घाटन किया। विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह के बारे में, ये भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना केरल सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। उद्देश्य, इस बंदरगाह का निर्माण मुख्य रूप से कंटेनर ट्रांसशिपमेंट के उद्देश्य से किया जाना है। साथ ही ये बंदरगाह बहुउद्देशीय और ब्रेक बल्क कार्यों को भी संभाल सकेगा। विकास मॉडल, इस बंदरगाह का विकास लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना को डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और हस्तांतरण DBFOT के आधार पर विकसित किया जा रहा है। विझिंजम बंदरगाह की प्रमुख विशेषताएं व उससे लाभ। रणनीतिक स्थिति, ये व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट जो यूरोप, फारस की खाड़ी और सुदूर पूर्व को जोड़ता है, से केवल 10 नॉटिकल मील की दूरी पर स्थित है। प्राकृतिक लाभ, विजिंजम बंदरगाह के पास जल की प्राकृतिक गहराई इसे नेक्स्ट जनरेशन के बड़े कंटेनर जहाज़ों 20 मीटर से अधिक ड्राफ्ट वाले को संभालने में सक्षम बनाती है। भविष्य की जरूरत को पूरा करने वाली अवसंरचना, ये बंदरगाह 18,000 से अधिक TEU 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट क्षमता वाले जहाज़ों को संभाल सकता है। इसकी अवसंरचना भविष्य में कार्गो वृद्धि को भी संभाल सकती है। साथ ही इस बंदरगाह को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बहुत कम लहरों का प्रभाव पड़े। ट्रांसशिपमेंट क्या है? इस प्रक्रिया में कार्गो या कंटेनर को एक जहाज से दूसरे जहाज में स्थानांतरित किया जाता है जब तक कि वो कार्गो अपने अंतिम गंतव्य बंदरगाह तक न पहुंच जाए। मौजूदा शिपिंग नेटवर्क में किसी ट्रांसशिपमेंट हब को शामिल करने के निम्नलिखित 3 प्राथमिक तरीके हैं। हब एंड स्पोक मॉडल, यह कम दूरी की फीडर लाइनों को लंबी दूरी की डीप सी लाइनों से जोड़ता है। यह क्षेत्रीय और वैश्विक शिपिंग नेटवर्क के बीच सेतु का कार्य करता है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के स्थान पर आमतौर पर बड़े जहाज़ों के बीच कार्गो का आदान प्रदान ट्रांसशिपमेंट या शिप टू शिप STS ट्रांसफर के माध्यम से होता है।
यह प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है क्योंकि डीप सी मार्ग मुख्यतः बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के बीच संचालित होते हैं और इन मार्गों पर बड़े जहाज चलते हैं। रिले, जहां ट्रांसशिपमेंट हब एक ही क्षेत्र के अलग अलग बंदरगाहों के बीच शिपिंग मार्गों को जोड़ता है। भारत को ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित करने की आवश्यकता क्यों है? विदेशी ट्रांसशिपमेंट हब पर अत्यधिक निर्भरता। वर्तमान में भारत के लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो को भारत के बाहर के बंदरगाहों पर संभाला जाता है। कोलंबो, श्रीलंका, सिंगापुर और क्लोंग, मलेशिया बंदरगाह भारत के ट्रांसशिपमेंट कार्गो का 85% से अधिक संभालते हैं। प्रमुख व्यापार मार्गों से निकटता। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का चयन करते समय जहाज लाइन्स आमतौर पर अपने मार्ग से न्यूनतम विचलन को प्राथमिकता देते हैं। गौरतलब है कि पूर्व पश्चिम व्यापार मार्ग लाल सागर, जलडमरू मध्य और स्वेज नहर के माध्यम से फार ईस्ट से यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका तक एक वैश्विक समुद्री व्यापार मार्ग है। इस मामले में भारत के विजिंजम और गलाथिया बंदरगाह भौगोलिक रूप से बेहतर जगह पर स्थित हैं। वास्तव में ये स्वेज नहर को जोड़ने वाले प्रमुख समुद्री मार्ग से लगभग 6-10 नॉटिकल मील (0.2-1 घंटे) की दूरी पर स्थित हैं। राजस्व की हानि। किसी अन्य देश के बंदरगाहों पर अपने ट्रांसशिपमेंट कार्गो की हैंडलिंग के कारण भारत को प्रतिवर्ष लगभग $200-220 मिलियन का राजस्व नुकसान उठाना पड़ता है। डीप ड्राफ्ट वाले बंदरगाहों की कमी। कोचीन और वी.ओ. चिदंबरनार जैसे मौजूदा बंदरगाहों की ड्राफ्ट क्षमता क्रमशः 14.2 मीटर और 14.5 मीटर है, जबकि वैश्विक ट्रांसशिपमेंट हब में कम से कम 18 मीटर का ड्राफ्ट होता है। अवसंरचना। वैश्विक बंदरगाहों के अनुरूप भारत को विश्वस्तरीय अवसंरचना और डेडिकेटेड सुपरस्ट्रक्चर विकसित करने की आवश्यकता है। प्रति घंटे लगभग 200 मूव्स की उत्पादकता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने हेतु एक जहाज को संभालने के लिए 6 क्रेन तक की आवश्यकता हो सकती है। भारत को ट्रांसशिपमेंट हब बनाने में विद्यमान चुनौतियां। उच्च लागत। उदाहरण के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) जैसे बंदरगाहों पर मुख्य रूप से पोत से संबंधित शुल्कों के कारण कुल ट्रांसशिपमेंट शुल्क कोलंबो बंदरगाह 13% की तुलना में 43% अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों से अधिक दूरी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित सभी बंदरगाहों तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे से अधिक का समय लगता है, जबकि कोलंबो बंदरगाह मात्र 0.5-1 घंटे में पहुंचा जा सकता है। कर छूट की कमी। ट्रांसशिपमेंट फ्री ट्रेड जोन स्थापित करने के लिए वर्तमान में कोई बड़ा आर्थिक प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ नीति के तहत उपलब्ध वित्तीय प्रोत्साहन वापस ले लिए गए हैं। द्वीपों पर भूमि की उपलब्धता। वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार एक फ्री ट्रेड जोन विकसित करने के लिए न्यूनतम 25 हेक्टेयर लगभग 61 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। द्वीपों के मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र को देखते हुए बंदरगाह के आसपास दिशा निर्देशों के तहत निर्धारित क्षेत्र प्राप्त करना मुश्किल होगा। कस्टम प्रक्रिया। भारतीय बंदरगाहों में कस्टम मंजूरी की प्रक्रिया को वैश्विक बंदरगाहों की तुलना में अधिक जटिल और समय लेने वाला माना जाता है। इससे हाई टर्नअराउंड टाइम और कार्गो लीड टाइम की शिकायतें मिलती रहती हैं। ट्रांसशिपमेंट को बढ़ावा देने के अन्य प्रयास। ग्रेट निकोबार द्वीप में प्रस्तावित इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ICTP ग्रेट निकोबार, मलक्का, जलडमरू मध्य पूर्व पश्चिम व्यापार मार्ग के लिए रूट और सिंगापुर एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट और बंकरिंग हब के निकट स्थित है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। यह टर्मिनल कोच्चि में वल्लारपदम द्वीप पर स्थित है। यह प्रति वर्ष 1 मिलियन TEU 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट तक कार्गो को संभाल सकता है। अमृतकाल विजन 2047। इसे केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। यह विजन मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 पर आधारित है। इसका उद्देश्य विश्वस्तरीय बंदरगाहों का विकास करना और अंतर्देशीय जल परिवहन, तटीय शिपिंग आदि को बढ़ावा देना है। कैबोटेज कानून में छूट। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 की धारा 407 के तहत कैबोटेज नियम में विदेशी ध्वज वाले जहाज़ों के लिए भारत में ट्रांसशिपमेंट के उद्देश्य से ई-गजिम निर्यात आयात कंटेनरों के परिवहन हेतु लाइसेंसिंग आवश्यकताओं में ढील दी गई है। घरेलू बंदरगाहों के बीच माल या यात्री ले जाने का अधिकार केवल अपने देश के जहाज़ों को देना ही कैबोटेज कहलाता है। इसके तहत घरेलू माल के परिवहन पर विदेशी ध्वज वाले जहाज़ों के लिए प्रतिबंध लगाए जाते हैं। आगे की राह। कार्गो लॉजिस्टिक्स की लागत को अन्य बंदरगाहों से प्रतिस्पर्धी रखना। कोलंबो बंदरगाह की तुलना में 15-20% कम लॉजिस्टिक्स लागत रखने के लिए कम से कम प्रथम 5 वर्षों तक बंदरगाह शुल्क कम रखने की जरूरत होगी। 3.3 विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह। विजिंजम इंटरनेशनल
व्यवहार संबंधी मुद्दे। भारत में सड़क दुर्घटनाएं। 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में 71.2% मौतें तेज गति से 3.3 विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह विजिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट। विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा। संयुक्त राज्य अमेरिका और श्रीलंका जैसे देशों में ड्रेजिंग लागत को आंशिक रूप से राष्ट्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसी तरह भारतीय बंदरगाहों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए ड्रेजिंग लागत का आंशिक हिस्सा सरकार को वहन करना चाहिए। विश्व स्तरीय मेगा पोर्ट्स विकसित करने की आवश्यकता है। 3 बंदरगाहों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप पोर्ट और वल्लारपदम पोर्ट को 300 मिलियन टन प्रति वर्ष MTPA से अधिक क्षमता वाले मेगा पोर्ट के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। कस्टम प्रक्रिया को आसान बनाना। व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए ट्रांजिट कार्गो हेतु कस्टम प्रक्रियाओं को डिजिटाइज करने की आवश्यकता है। इसके अलावा ट्रांसशिपमेंट कार्गो में कस्टम की भूमिका समाप्त कर देनी चाहिए। अवसंरचना का आधुनिकीकरण। दीर्घकालिक रणनीतिक उपायों के तहत प्रमुख बंदरगाहों को लैंडलॉर्ड मॉडल अपनाने और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। निष्कर्ष। अपनी रणनीतिक अवस्थिति, जल की प्राकृतिक गहराई और भविष्य की मांग के अनुरूप अवसंरचना विकास के कारण विजिंजम बंदरगाह विदेशी बंदरगाहों पर भारत की निर्भरता को कम करने और ट्रांसशिपमेंट से राजस्व बढ़ाने की क्षमता रखता है। हालांकि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतिगत सुधार, अवसंरचना का आधुनिकीकरण और लागत के मामले में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे, तभी भारत अपनी समुद्री अवस्थिति का पूरा लाभ उठा सकता है। 3.4 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। सुर्खियों में क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 215B को लागू करने और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन करने में विफल रहने पर सवाल किया। अन्य संबंधित तथ्य। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 215B राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन का प्रावधान करती है। यह धारा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ी गई थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH ने 2021 में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन के लिए अधिसूचना जारी की थी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड NRSB के बारे में। संरचना। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और कम से कम 3 लेकिन अधिकतम 7 सदस्य। मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होगा और बोर्ड भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है। NRSB के कार्य। बोर्ड सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और नई प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा यातायात और मोटर वाहनों को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार को सलाह देगा। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों को सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर तकनीकी सलाह और सहायता प्रदान करना। निम्नलिखित हेतु प्रोत्साहन देना। गुड समैरिटन को बढ़ावा देना। सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं पद्धतियों को अपनाना। वाहन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाना। अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों और घरेलू तकनीकी मानकों के बीच सामंजस्य बिठाना। सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, दुर्घटना जांच में सुधार के लिए अनुसंधान का संचालन करना। भारत में सड़क सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां। उच्च मृत्यु दर और अधिक संख्या में लोगों का घायल होना। 2022 में विश्व में सड़क दुर्घटनाओं में 11% मौतें भारत में हुई थीं। इस तरह भारत सड़क यात्रा के मामले में सबसे असुरक्षित देशों में से एक बन गया है। व्यवहार संबंधी मुद्दे। भारत में सड़क दुर्घटनाएं। 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में 71.2% मौतें तेज गति से गाड़ी चलाने ओवर स्पीडिंग के कारण हुईं। इसके बाद 5.4% मौतें गलत साइड से गाड़ी चलाने के कारण हुईं। सड़क की स्थिति, परिवेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय सड़क सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 20% से भी कम राष्ट्रीय सड़क नेटवर्क का सुरक्षा रेटिंग मूल्यांकन किया जाता है। राज्यों के स्तर पर धीमी प्रगति। IIT दिल्ली की ट्रिप सेंटर द्वारा संकलित भारत सड़क सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार अधिकांश राज्य 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को आधा करने के संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा दशक के लक्ष्य को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। अन्य चुनौतियां। सुरक्षित वाहन मानकों का अनुपालन नहीं करना, वाहन बेड़े में अलग अलग विशेषताएं होना, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को बचाने के प्रति राहगीरों की उदासीनता, उच्च गुणवत्ता वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी आदि। डेटा बैंक।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मॉर्थ की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों की संख्या में वृद्धि। सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। विशेष रूप से 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों की मृत्यु 66.5% रही। मृत्यु दर में वृद्धि। वर्ष 2005 से 2022 के बीच सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 177% से अधिक वृद्धि हुई, जबकि कुल सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी का रुझान रहा। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे सड़क दुर्घटनाओं का 39.2% और कुल मौतों का 36.2% राष्ट्रीय राजमार्गों एवं एक्सप्रेसवे पर हुआ। सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव। आर्थिक प्रभाव। विश्व बैंक के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं से भारत की अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद का 3-5% नुकसान होता है। असमानता में वृद्धि। सड़क दुर्घटना से प्रभावित 75% से अधिक गरीब परिवारों ने दुर्घटना के बाद अपनी आय में गिरावट की सूचना दी। अप्रत्यक्ष लागत, मानसिक पीड़ा, घर में कमाने वाले की मृत्यु आदि। लगभग 80% मृतक 45 वर्ष से कम उम्र के थे। सड़क सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम। वैश्विक स्तर पर उठाए गए कदम। सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई दशक 2021-2030 के लिए वैश्विक योजना। विकासकर्ता WHO और संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आयोगों द्वारा तैयार। उद्देश्य 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और घायलों की संख्या को 50% तक कम करना। सड़क सुरक्षा पर ब्रासीलिया घोषणापत्र 2015। इसके तहत देशों ने सतत विकास लक्ष्य -3.6 सूडानीज पाउंड्स एंड 60 पियास्टर्स प्राप्त करने का संकल्प लिया। भारत भी इस घोषणा पत्र का हस्ताक्षर करता है। 3 सूडानी पाउंड और 60 पियास्ट्रे। 2030 तक वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु और घायलों की संख्या को आधा करना। भारत में उठाए गए कदम। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति 2010। यह नीति सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने, सड़क सुरक्षा डेटाबेस बनाने, सुरक्षित सड़क अवसंरचना सुनिश्चित करने आदि पर ध्यान केंद्रित करती है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 MVA 1988 में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 MVA 2019 द्वारा संशोधन किए गए। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं। गुड समैरिटन से संबंधित प्रावधान। अधिनियम की नई धारा 134A के तहत गुड समैरिटन को सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसके तहत किसी दुर्घटना पीड़ित की सहायता करने वाला व्यक्ति किसी भी सिविल या आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025। ये योजना केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मॉर्थ द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत प्रदत्त अधिकारों के आधार पर शुरू की गई। योजना के प्रमुख प्रावधान। पात्रता। मोटर वाहन के उपयोग से होने वाली सड़क दुर्घटना का कोई भी पीड़ित व्यक्ति इस योजना के तहत पात्र है। कवरेज। इस योजना में दुर्घटना की तिथि से 7 दिनों तक सूचीबद्ध अस्पतालों में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार करने का प्रावधान किया गया है। नोडल एजेंसी राज्य सड़क सुरक्षा परिषद। सूचीबद्ध अस्पताल। राज्य सरकारें सभी सक्षम अस्पतालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों सहित सूची में शामिल करेंगी। भुगतान प्रक्रिया। अस्पतालों द्वारा बिल प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनकी पुष्टि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी करती है, और भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना निधि से 10 दिनों के भीतर किया जाता है। व्हीकल इंजीनियरिंग, एयरबैग, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम ABS, क्रैश टेस्ट आदि के संबंध में ऑटोमोबाइल सुरक्षा मानकों में सुधार किए गए हैं। रोड इंजीनियरिंग। राजमार्ग निर्माण के तहत रोड सेफ्टी ऑडिट के जरिए डिजाइन में सड़क सुरक्षा को शामिल किया गया है। भारत NCAP। यह नई कार सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम ONCAP है, जो ऑटोमोबाइल्स को स्टार रेटिंग प्रदान करने की प्रणाली प्रस्तावित करता है। आवश्यक उपाय। गवर्नेंस और विनियमन में सुधार। मानकीकृत मानकों के साथ सड़कों की मूल्यांकन प्रक्रियाओं को मजबूत करना चाहिए। सड़कों का नियमित रूप से ऑडिट करना चाहिए। सु राजगोपालन समिति 2014 ने राज्य राजमार्गों के लिए थर्ड पार्टी सुरक्षा ऑडिट की सिफारिश की थी। तकनीकी प्रगति का उपयोग करना चाहिए। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS को लागू करना चाहिए। नागपुर में लागू इरास्ते इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जैसे AI आधारित समाधानों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जा सकता है। सेफ सिस्टम अप्रोच को अपनाना चाहिए। सेफ सिस्टम के तहत 5 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और भूमि उपयोग की योजना,
सुरक्षित सड़क अवसंरचना, वाहन की सुरक्षा, सड़क का सुरक्षित उपयोग, दुर्घटना के बाद की प्रतिक्रिया प्रणाली। आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रणाली में सुधार करना चाहिए। सभी के लिए सुलभ और आवश्यक ट्रॉमा केयर प्रणाली की स्थापना करना चाहिए, जिसमें अस्पताल ले जाने से पहले की चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली भी शामिल हो। अन्य उपाय: युवाओं में सुरक्षित ड्राइविंग की आदतों को बढ़ावा देना चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाले हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। शराब और मादक पदार्थों के सेवन में कमी करनी चाहिए। 3.5 जिला खनिज फाउंडेशन, द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन DMF। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में कोयला खदानों और इस्पात पर संसदीय स्थायी समिति ने संसद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में भारत में जिला खनिज फाउंडेशन DMF फंड और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना PMKKY की कार्यप्रणाली की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। भारत में खनन क्षेत्राधिकार, संवैधानिक प्रावधान और विनियामक प्राधिकरण। संवैधानिक प्रावधान: संघ सूची की प्रविष्टि 54। केंद्र सरकार को उस सीमा तक खान DMF के वित्त पोषण 3.5 3.5 जिला खनिज फाउंडेशन। DMF के वित्त पोषण के स्रोत: इसे खनन पट्टाधारकों से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित रॉयल्टी के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित दरों पर फंड प्राप्त होता है। 2015 या उसके बाद दिए गए पट्टों के लिए रॉयल्टी का 10%, 2015 से पहले दिए गए पट्टों के लिए रॉयल्टी का 30%। खनन पट्टाधारकों का जिला खनिज फाउंडेशन में योगदान हर खनिज के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि ये रॉयल्टी के प्रतिशत के रूप में लिया जाता है, और रॉयल्टी खनिज के प्रकार के आधार पर अलग अलग होती है, न कि खदान के आधार पर। फंड का उपयोग: इस फंड का उपयोग जिला स्तर पर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना PMKKY के दिशा निर्देशों के तहत किया जाता है। आपने जिला खनिज फाउंडेशन DMF और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना PMKKY के बारे में जो जानकारी दी है, उसका सरल सारांश नीचे दिया गया है। DMF के पैसे कहां से आते हैं? यह फंड उन लोगों से लिया जाता है जिनके पास खदानों के पट्टे लीज हैं। 2015 या उसके बाद के पट्टे रॉयल्टी का 10% हिस्सा देना होता है। 2015 से पहले के पट्टे रॉयल्टी का 30% हिस्सा देना होता है। यह पैसा खनिज के प्रकार के आधार पर अलग अलग होता है। फंड का उपयोग और स्थिति: इसका उपयोग PMKKY के नियमों के तहत जिला स्तर पर होता है। यह आदिवासी क्षेत्रों के विशेष कानूनों PESA-FRA के अनुसार काम करता है। अभी तक 23 राज्यों के 645 जिलों में इसका गठन हो चुका है और 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा फंड जमा हुआ है। सबसे ज्यादा फंड पाने वाले राज्य
ओडिशा 29%, छत्तीसगढ़ 14% और झारखंड 13% हैं। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना PMKKY शुरुआत 2015 में केंद्र सरकार द्वारा। मकसद खनन से प्रभावित इलाकों में विकास करना, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और आजीविका। 2024 के नए नियम संशोधन। खर्च का बंटवारा 70% पैसा जरूरी कामों, पीने का पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा पर और बाकी 30% अन्य कामों, सड़क, सिंचाई आदि पर खर्च होगा। प्रभावित क्षेत्र। फंड का 70% हिस्सा उन्हीं इलाकों में खर्च होना चाहिए जो सीधे खनन से प्रभावित हैं। भविष्य की सुरक्षा। एग्जिट फंड खदान बंद होने के बाद भी वहां के लोगों की कमाई जारी रहे, इसके लिए सालाना कमाई का 10% अलग रखा जाएगा। योजना। अब जिलों को 5 साल का एडवांस प्लान, पर्सपेक्टिव प्लान बनाना जरूरी है। मुख्य चुनौतियां। अधिकारियों का नियंत्रण। DMF पर ज्यादातर जिला कलेक्टरों का कब्जा है, जिससे स्थानीय लोगों और प्रभावित समुदायों की भागीदारी कम हो गई है। प्लानिंग की कमी। अभी तक किसी भी जिले ने 5 साल का भविष्य का प्लान जारी नहीं किया है। ग्राम सभा की कम भूमिका। फैसले ऊपर से लिए जाते हैं, जिससे जमीन पर मौजूद लोगों की जरूरतें दब जाती हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी विशेष बिंदु को और अधिक स्पष्ट करूं? तीन दशमलव छः संक्षिप्त सुर्खियां। न्यूज़ इन शॉर्ट्स। 3.6.1 भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। इंडिया ओवरटेक्स जापान टू बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। सुर्खियों में क्यों? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की हालिया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की इस आर्थिक उपलब्धि के मुख्य कारक। संरचनात्मक कारक शहरीकरण और लोगों की बढ़ती आकांक्षाएं। इनके कारण प्रति व्यक्ति आय और जीवन शैली से संबंधित दैनिक उपभोग में वृद्धि हो रही है। जनसांख्यिकीय लाभांश। भारतीयों की वर्तमान औसत आयु लगभग 29 वर्ष है। घरेलू मांग में वृद्धि। निजी उपभोग भारत की GDP में लगभग 70% का योगदान देता है आदि। नीतिगत कारक कराधान और व्यापार से संबंधित सुधार, जैसे वस्तु एवं सेवा कर GST, दिवालियापन एवं बैंकरसी कोड IBC, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती आदि। अवसंरचना निर्माण पर बल देना, जैसे राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन PM गतिशक्ति आदि। आत्मनिर्भर भारत, उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना आदि जैसी प्रमुख नीतिगत पहलें। तकनीकी कारक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे UPI, जेम ट्रिनिटी आदि। भारतीय IT सॉफ्टवेयर निर्यात और परामर्श सेवाओं के लिए मजबूत वैश्विक मांग आदि। बाह्य और वैश्विक कारक FDI अंतर्वाह में वृद्धि तथा China+1 और सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव जैसी रणनीतियों के जरिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का पुनर्संतुलन आदि। दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था GDP के आधार पर। 1. संयुक्त राज्य अमेरिका $30.507 ट्रिलियन। 2. चीन $19.231 ट्रिलियन। 3.
जर्मनी $4.744 ट्रिलियन। 4. भारत $4.187 ट्रिलियन। 5. जापान $4.186 ट्रिलियन। 6. यूनाइटेड किंगडम $3.839 ट्रिलियन। 7. फ्रांस $3.211 ट्रिलियन। 8. इटली $2.422 ट्रिलियन। 9. कनाडा $2.225 ट्रिलियन। 10. ब्राज़ील $2.125 ट्रिलियन। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य की संभावनाएं। भारत अगले 2.5 से 3 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, जिसके लिए निम्नलिखित प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं। एनर्जी ट्रांजिशन, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में तेज वृद्धि, 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA जैसे वैश्विक मंचों पर भारत की नेतृत्वकारी भूमिका इसे हरित विकास के अग्रणी देशों के रूप में स्थापित करती है। विनियामक स्थिरता, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार जैसे बैंक पुनर्पूंजीकरण और RBI जैसे मजबूत नियामक संस्थान की मौजूदगी भारत की समग्र आर्थिक स्थिरता को मजबूती प्रदान करती है। तीन 6.2 संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने विदेश भेजे जाने वाले धन रेमिटेंस पर 3.5% कर को मंजूरी दी। US हाउस अप्रूव्स 3.5% आउटवर्ड रेमिटेंस टैक्स। सुर्खियों में क्यों? संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने विदेशों में भेजे जाने वाले धन पर 3.5% कर लगाने के प्रावधान वाले वन बिग ब्यूटीफुल बिल को मंजूरी दी है। विदेशों के अंतरण पर उत्पाद शुल्क नामक यह नया प्रस्तावित प्रावधान 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। विप्रेषण रेमिटेंस के बारे में परिभाषा, किसी अन्य देश में काम करने वाले लोगों द्वारा अपने गृह देश में धन के अंतरण को विप्रेषण कहा जाता है। 2023 में प्रवासी कामगारों द्वारा अपने गृह देशों को भेजी गई कुल विप्रेषण राशि